चलिए अपने स्टार्ट कर रहे हैं CAFM का नया पार्ट दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग। ये पार्ट ए है, फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट का। सेकंड पार्ट FM वाला हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो वेटेज है एग्जाम के लिए दैट इज 60 मार्क्स। जो चैप्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं इंडेक्स में एक बार आप देख लो, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसको, फिर टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। 10 चैप्टर्स है, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने कहीं ना कहीं 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई है, तो अप टू 50% कंटेंट ऐसा है जो आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जर्नल एंट्रीज भी आपने की होगी। तो सिलेबस कैसा है वो समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर पूरा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग दैट इज थियरी। सेकेंड चैप्टर भी वैसा ही है। अब मैंने जो कंटेंट रखा हुआ है वो आपके मॉड्यूल के बेसिस पे ही है, कट डाउन कुछ भी नहीं किया, सारे टॉपिक्स हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आंसर्स को अगर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है तो वो सारी चीजें की हुई है, और क्रैकर की थियरी को भी रिफर करके टॉपिक्स को प्रायोरिटी दी है। तो सारा सिलेबस अपना थियरी के साथ ही कवर करेंगे, बिकॉज आपको पता है एक सेक्शन थियरी का आएगा, तो 60 में से अराउंड 16 मार्क्स का एक पूरा सेक्शन थियरी का रहने ही वाला है। ऑप्शन में आ जाता है वो, किसी का उसके ऑप्शन में जो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है वो नहीं समझ आ रहा है कि भाई इससे तो बेटर थियरी, तो आपके पास चॉइस रहेगी कि दोनों में से कोई एक चीज आप अटेम्प्ट कर लोगे तो एक सेक्शन आपका सेफ हो जाएगा। तो इसलिए थियरी पढ़ के जाना नेसेसरी है, और वो पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक टॉपिक रखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में जब वो चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपके थोड़े से नोन टॉपिक्स हैं, जैसे शेयर कैपिटल है। जितना शेयर कैपिटल आपने 12th तक सीखा है पूरा उतना ही टॉपिक है, नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही सम्स हमें एक बार फिर से डिटेल में रिकॉल करना है, प्रैक्टिस करना है। अब आपने उसको किस तरीके से अभी तक पढ़ा है, कैसे अप्रोच किया, मुझे पता नहीं है, तो मैं वो सब अजम्पशंस लेके नहीं चल रहा हूँ। किसी ने किस तरीके से पढ़ा होगा वो डिफर कर सकता है, तो अपने उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा कि ये तो आपको आता होगा, ऐसा नहीं, अपने पूरा ही डिस्कस करेंगे। डिबेंचर्स वाला जो पार्ट है वो चैप्टर भी आपका नोन टॉपिक है, 12th तक के सिलेबस में आया है, वही चीजें हैं। और ये चैप्टर तो और कट शॉर्ट भी किया है इन्होंने, तो ईजी हो गया है। कंपनी अकाउंट्स वाला जो चैप्टर है इसमें आपको ईसोप, अंडर राइटिंग, ये सारे जो टॉपिक्स है वो मिलने वाले। अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, एक ही जैसे पैटर्न के सम्स है, और अगर एग्जाम में आया तो 100% है कि बनेगा। तो सब स्कोरिंग चैप्टर है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ये कंपनी अकाउंट्स वाला पार्ट, इनमें से सम्स आते हैं। मैंने आपको बीच में अभी वो बाइफर्केशन भेजा भी था, आपने देखा होगा उसमें, ये अब रिफर करना। तो ये सारे चैप्टर्स का वेटेज काफी है, मेजोरिटी क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। कंसोलिडेशन एक बड़ा चैप्टर है, बड़े सम्स आते हैं उसके अंदर। अब इस एग्जाम में इस बार कंसोलिडेशन ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा था, आपके अटेम्प्ट में कुछ अलग भी हो सकता है, वो थोड़ा बहुत रोटेशन में रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ना रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर है। फाइनेंशियल रेशियोज आपने पढ़े होंगे 12th तक भी, वो प्रॉफिट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वो सारे रेशियोज इसमें आने वाले हैं, वैसे सम्स हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग में क्लासिफिकेशन करना, कैश बैलेंस। और लास्ट में फोरकास्टिंग वाला एक चैप्टर है, ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है, 4 to 5 मार्क्स का एक छोटा सम मिलेगा ही मिलेगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आप कैलकुलेशंस करते जाओ, जैसे बोला है स्टेटमेंट बनाना होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, और आपका आंसर बन जाएगा। लास्ट पेपर में एक डाउट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लास्ट में पेपर डिस्कशन हो रहा था, तो बैच में स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा और वो इस चैप्टर का था। मैंने अलग से टॉपिक कुछ खास कराया नहीं था, उनका डाउट आया, टेस्ट सीरीज जो अपनी यहाँ पे थी, वो सम मैंने पास पेपर में से ही पूछा था, वो यहाँ पे डिस्कस हुआ था। सेम सम एज इट इज विदाउट चेंजिंग द नंबर्स उन्होंने पेपर में रिपीट कर दिया था। तो रेयरली ऐसा होता है कि नंबर्स भी चेंज ना करें, टाइप रिपीट होता है लेकिन डिजिट्स तो चेंज होंगे। उन्होंने डिजिट्स भी चेंज नहीं किए थे, वो कोइंसिडेंस था, ऐसा नहीं मैं बोला था यही आने वाला है वो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो सम डिस्कस हुआ था पास पेपर का ही था, डाउट में पूछा उन्होंने, हमने सॉल्व किया यहाँ पे, और सेम सम एग्जाम में फिर से रिपीट हो गया। अब जिसको सम ध्यान होगा एटलीस्ट उसके 5 मार्क्स तो पक्के बन गए होंगे। अकाउंट्स का पहला क्वेश्चन आया था 4 फीचर वाला, शेयर कैपिटल में से। वैसे 10 सम मैंने क्लास में सेम टू सेम प्रैक्टिस कराए थे, और वही सम उन्होंने एज इट इज पूछ लिया, उसके भी नंबर चेंज नहीं किए थे। 10 मार्क्स का पहला कंपलसरी क्वेश्चन, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते ऑप्शन में। तो ऐसे अगर मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो 15 मार्क्स का कंटेंट तो रिपीट पूछ लिया था। उसके बाद भी लोग आके बोल रहे सर पेपर बहुत टफ था, पता नहीं क्या पूछा क्या। मतलब फिर करते क्या यार, सेम सब बुक में से पूछ रहे हैं, उसके बाद भी बोल रहे हो पता नहीं क्या पूछा था, तो फिर आपको पता करना चाहिए कि वो क्या पूछ रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि पेपर टफ है, और वो पेपर भी अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको टैली भी करा दूंगा कि जो अपन पढ़ के जा रहे हैं उसमें से कितना कंटेंट एग्जाम में मैच हो रहा है, तो उसका इशू नहीं। अभी जो चैप्टर स्टार्ट करना है, मैं थियरी से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने बड़े चैप्टर टारगेट करते हैं जिनका वेटेज है, उनको पहले खत्म करते हैं। थोड़ा फ्लो आ जाएगा ना अकाउंट्स का, फिर थियरी और जल्दी हो जाएगी, तो उस पर अभी टाइम नहीं देंगे। चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उससे शुरू करते हैं। ठीक है, देखें शेयर कैपिटल अकाउंटिंग होती कैसे। अब पॉइंट ये है कि ये जो चैप्टर अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसकी थियरी आपने कंपनी लॉ में पढ़ी है, अपने सिलेबस में ही है। चैप्टर 4 जो अपन पढ़ रहे थे पूरा उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मिलने वाला है।
तो जो इंट्रोडक्शन है थियरी वाला पार्ट वो पूरा वैसे तो हम कवर कर चुके हैं, फॉर्मेलिटी के लिए मैं फिर से एक बार डिस्कस करवा देता हूँ। शेयर्स की बात हो रही है स्टार्टिंग में, बोले शेयर क्या होता है? कंपनी की टोटल कैपिटल में जो एक हिस्सा आपको मिल रहा है दैट इज अ शेयर, बिकॉज कंपनी में एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता नहीं है, उसमें इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं और टोटल कैपिटल में सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है जिसको हम शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। तो वो बेसिक टर्म है यहाँ पे, ये सारी थियरी आपकी सेम है जो कंपनी लॉ में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे आप टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल देख लो, ये भी सारा हम वहाँ पे डिस्कस करके आए हैं। मैराथन में भी उस दिन अपन ने 4F तक किया तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। शेयर्स के दो टाइप्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का डिवीजन किया उन्होंने, कैटेगराइजेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। अगर आप डिविडेंड के बेसिस पे बात करो तो क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव, ध्यान है क्या था ये? क्यूमुलेटिव वाले मतलब हर साल का डिविडेंड मिलना ही चाहिए, पिछले साल का बाकी है तो वो भी इस साल पे करना पड़ेगा। और नॉन क्यूमुलेटिव वाले अगर इस साल का पे करना था, कंपनी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो आप अगले साल नहीं मांग सकते कि पिछला वाला बाकी है। मतलब हर साल का डिविडेंड वेरिएबल है, मिलेगा नहीं मिलेगा नॉट श्योर, किसी साल में डिविडेंड नहीं दिया तो वो गया, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव, ये कंडीशन थी। पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग देखा था, सरप्लस प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इक्विटी वालों को भी पैसा चुकाने के बाद अगर कुछ बचता है तो प्रॉफिट किसका? हमने बात की थी कि नॉर्मली वो इक्विटी वालों का होता है। प्रेफरेंस वाले इन जनरल नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, बिकॉज इक्विटी वाले अग्री नहीं करेंगे, बोले रिस्क लेने की बात थी तुम पीछे हट गए, डिविडेंड मांगने की बात थी तुमने पहले अपना फिक्स डिविडेंड मांग लिया, सारा रिस्क तो हम लोगों ने लिया पूरे टाइम पे, डिविडेंड जो बचेगा वो लेके जाएंगे, सरप्लस बचेगा तो लेके जाएंगे, कैपिटल में लॉस हुआ तो लॉस भी ले लेंगे। अब जब सरप्लस बचा है तो फायदा हो रहा है तो तुम लोग मांगने आ गए, तो ये गलत नहीं हो गया? तो भाई नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स बाय डिफॉल्ट नॉन पार्टिसिपेटिंग नेचर के होते हैं, लेकिन अगर कंडीशंस में लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ इशू और स्पेशल रिजोल्यूशन में शेयर होल्डर्स ने अग्री किया हो कि भाई ठीक है पार्टिसिपेटिंग वाले हैं तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव भी अपने पास यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल वर्सेस नॉन कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन अगर है तो कन्वर्टेबल, नहीं है तो कंपलसरी फिर एक पॉइंट पे रिडीम हो जाएंगे, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ है वो भी लिमिटेड होती, 10 साल 20 साल 30 साल मैक्सिमम, उसके ऊपर जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स थे। चलिए आगे बढ़े, इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो सेम टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। फिर शेयर कैपिटल के बारे में डिस्क्लोजर और शेयर कैपिटल को लेके कुछ टर्म्स, ये भी आपको मैंने कंपनी लॉ में कराए हुए हैं। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज का मतलब मेमोरेंडम में मैक्सिमम लिमिट कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम कितना पैसा जो है वो रेज कर सकते हैं थ्रू इक्विटी शेयर्स। इशूड कैपिटल का मतलब जितने शेयर हमने लोगों को ऑफर किए उसमें से जितने लोगों ने शेयर खरीदे उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्रिप्शन आने के बाद हम पैसा मंगवाते हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, तो जितना आपने मंगवाया है वो कॉल्ड अप, जितना नहीं मंगवाया वो अनकॉल्ड। कॉल्ड अप में से जितना आ गया वो पेड अप, जितना नहीं आया वो अरियर्स, और जो मंगवाया ही नहीं और वो नहीं आया तो वो अरियर वाली बात नहीं है, वो तो अनकॉल्ड में रहेगा, जब फ्यूचर में मंगवाएंगे तब देखेंगे। तो ये सब बातें थी। एक फॉर्मेट प्रेजेंटेशन का भी दिया हुआ है कि बैलेंस शीट में ये सब चीजें कैसे लिखी जाती है, पेज 35 पे, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, उसमें ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल सब मेंशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे और एंट्रीज रिकॉल कर लेते हैं किस तरीके से होती है। आपको अगर शेयर्स इशू करने हैं तो इन्होंने बोला दो ऑप्शन है, या तो पैसे चार्ज कर लो या फिर इन काइंड या अदर देन कैश कोई कंसिडरेशन चार्ज कर लो। अब कंपनी ने शेयर इशू किया है तो सामने इन्वेस्टर जो है वो असेट भी दे सकता है, प्रॉपर्टी भी दे सकता है, गुड्स भी दे सकता है, या फिर कैश मनी भी दे सकता है, दैट इज ओके। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली अपने कर लेंगे। अब अगर कैश के हिसाब से अगर आपने शेयर इशू किए तो तीन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, एक एट पार, एक एट प्रीमियम और तीसरा एट डिस्काउंट। शेयर्स वाले केस में हमने देखा है कि भाई एट डिस्काउंट इशू करना इन जनरल अलाउड नहीं होता है। सेक्शन 52, 53, 54 अपने पढ़ रहे थे कंपनी लॉ में, अब ये कोरिलेट होगा। 52 में प्रीमियम पे इशू करने की बात की थी, 53 में डिस्काउंट के बारे में बताया था। डिस्काउंट वाले में इन जनरल मना किया था, बट फिर बोला था कि इसके एक्सेप्शंस होते हैं। एक एक्सेप्शन है 54 स्वेट इक्विटी और दूसरा एक्सेप्शन है डेट रिस्ट्रक्चरिंग 53 सबसेक्शन 2A। तो इसके हिसाब से आप लिमिटेड सर्कमस्टेंसेज में डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो, जनरली आप नहीं कर सकते। तो ये सब पॉइंट्स थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब एंट्रीज पे आ जाते हैं थोड़ा। सबसे पहले बड़ी सिंपल एंट्रीज शुरू हो रही है, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट पार।
अगर पार पे अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उतना ही पैसा हम इन्वेस्टर से चार्ज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं कर रहे। अब आपको एक बेसिक आइडिया है, कंपनी जब भी फंड्स मंगवाती है तो यूजुअली वन शॉट में पूरा पैसा नहीं मंगवाते। अच्छा, आजकल प्रैक्टिकली आईपीओ में पूरा ही मंगवा लेते हैं, बट टेक्निकली ऐसा है कि कंपनी चाहे तो पार्ट्स में पैसा मंगवा सकती है। पार्ट्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं, पहला जो होता है इंस्टॉलमेंट, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जो पेमेंट मंगवाया जाता है वो होता है ऑन अलॉटमेंट, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। उसके बाद जब कंपनी को रिक्वायरमेंट हो तो दैट इज कॉल्ड अ कॉल मनी। तो दो पार्ट में बढ़ता है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, वैसा होता है। या कितनी बार अगर लास्ट कॉल एक ही साथ किया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसी को बोल देते हैं। तो 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स में इन जनरल पैसा मंगवाया जाता है। अब हमें हर रिसीट पे और हर ड्यू पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है कि जब भी पैसा आएगा या जब भी हम पैसा मंगवाएंगे हमें जर्नल एंट्री करनी है। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब उसी हिसाब से इनकी एंट्रीज देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो देखो एप्लीकेशन मनी आएगा। एप्लीकेशन मनी आएगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखो नेट एंट्री जो है वो है बैंक टू शेयर कैपिटल। देखिए आप बैंक में पैसा रिसीव कर रहे हो तो वो डेबिट होने वाला है, वो इम्प्लाइड। नेट एंट्री ये है बैंक टू शेयर कैपिटल। भाई अपनी कैपिटल क्रिएट हो रही है और बैंक में पैसा आता है, लेकिन डायरेक्टली हम बैंक टू शेयर कैपिटल का इफेक्ट दिखाते नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन के नाम पे पैसा मंगवाया है तो वो बात यहाँ पे दिखनी चाहिए ना कि ये जो पैसा आया है वो कौन सा है, वो एप्लीकेशन मनी है। तो डायरेक्टली शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने के बदले हम क्या करते हैं, पहले हम लेके जाते हैं इसको टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये एंट्री नहीं आएगी डायरेक्टली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन के नाम पे जो पैसा आया है उसको कहाँ अल्टीमेटली क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे तो ये एप्लीकेशन और एप्लीकेशन तो कट हो गया, नेट इफेक्ट वही है बैंक टू शेयर कैपिटल। लेकिन दिखाने के लिए कि पैसा किस नाम से आया था हम ये टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करते हैं शेयर एप्लीकेशन पर। ठीक है, बात क्लियर हो रही। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली जो पैसा आपका आया था बैंक में वो आपकी शेयर कैपिटल में पहुंच चुका है, बैलेंस शीट में उसकी इफेक्ट आ चुकी है। सिंपल हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट, अगर शेयर्स जो है वो इशू किए हैं पार पे और अमाउंट पे होने वाला इंस्टॉलमेंट्स में, वही स्टोरी जो अपन अभी यहाँ पे देख रहे थे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सब बोला हुआ है। तो एंट्रीज का फ्लो कैसे बनेगा वो आपको पेज नंबर 38 पे सारी एंट्रीज लिख के दी हुई है, उसमें से चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। आपको लिखना है तो एक बार आप बुक में लिखते भी जाओ, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना लिखोगे उतना अच्छा है, आपका एग्जाम में क्या जर्नल एंट्रीज में फ्लो रहेगा। लास्ट टाइम फीडबैक ऐसा था, बोले सर जर्नल एंट्री ज़्यादा पूछ ली। हमने तो ज़्यादा क्या होता है और कम क्या होता है, बुक में है तो इंस्टीट्यूट ने मना थोड़ी किया था कि हम जर्नल एंट्री नहीं पूछेंगे। आप एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो कि नहीं पूछेंगे तो आपकी गलती है, तो ऐसा तो कोई रूल है नहीं। चलिए, जिस फ्लो में ये लोग एंट्रीज कर रहे हैं अपन सारी एंट्रीज डिस्कस करके एक बार क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट यही आने वाला है कि जहाँ पे आपने एप्लीकेशन मनी मंगवाया और इन्वेस्टर्स ने वो पैसा आपको पे किया, तो पहली एंट्री शुरू कहाँ से करेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यही होगा। एप्लीकेशन मनी जब आ चुका है तो हम उसको अल्टीमेटली कहाँ लेके जाएंगे, शेयर कैपिटल में। तो एंड में जहाँ पैसा पहुँचना चाहिए वह पहुँच चुका है, ये पहला केस हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन के टाइम पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, जितनी एप्लीकेशंस हमने मंगवाई है उससे ज़्यादा पैसे लोगों ने भेज दिए, तो सरप्लस मनी आया होगा। वो सरप्लस मनी का क्या करना है, हम रख सकते हैं या उसको रिफंड कर दें। दो ऑप्शन है, सरप्लस मनी अगर आपके पास आया है तो या तो आप रिफंड कर दो कि भाई एक्स्ट्रा पैसा हमें चाहिए नहीं, ले जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अलॉटमेंट वाले में उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। अलॉटमेंट वाले में कैरी फॉरवर्ड तभी हो सकता है जब अलॉटमेंट प्रो रेटा हो, अदरवाइज तो रिफंड ही करना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज़ है ना। अगर मान लो मैंने 10,000 शेयर्स ऑफर किए हैं, मुझे एप्लीकेशन जो है वो 12,000 के आए हैं, पर मैंने अलॉटमेंट 10,000 को ही किया है, बाकी 2,000 को मैंने अलॉटमेंट दिया ही नहीं। अब जिसको अलॉटमेंट ही नहीं दिया उसका पैसा रख के थोड़ी ना आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बोले मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, पैसे भी रख लिए और शेयर भी नहीं दिए। बट हाँ, अगर ये 10,000 शेयर्स मैंने 12,000 लोगों में प्रो रेटा बेसिस पे बांटे हो तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन है कि जो भी सरप्लस मनी उनकी तरफ से आया है मैं उनको वापस दूंगा, तो फिर अलॉटमेंट में मंगवाना ही है तो उतने एक्सटेंड तक मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ सरप्लस बचा तो फिर रिफंड कर दूंगा। वैसा है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल केस है, कुछ लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर एप्लीकेशन मनी ये जो आया होगा ना आपका, इसमें कुछ ना कुछ सरप्लस इंक्लूडेड होगा।
वो सरप्लस आप डायरेक्टली रिफंड ही कर दो। तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो आपका रिवर्स हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सामने बैंक। अगर ऐसा कुछ एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि भाई इसमें 10,000 शेयर्स हमने ऑफर किए थे, उसका पेमेंट है, और 2,000 सरप्लस एप्लीकेशंस आ गए थे, तो ये 2,000 वाला जो पोर्शन है ना वो यहाँ पे रिफंड हो गया, दिस इज रिफंड। समझ आ रहा है? तो स्टार्टिंग में पैसा तुरंत लौटा दो और बात खत्म करो, और उस एंट्री को एंड तक खींचने की जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन के टाइम पे जो कुछ भी हुआ वहां पे खत्म हो जाए। अब जब हम अलॉटमेंट पे आगे बढ़ेंगे तो हमारा फोकस इन 10,000 शेयर होल्डर्स पे ही रहेगा जिनको हमने एक्चुअली में अलॉटमेंट देना है। तो सरप्लस एप्लीकेशंस के पैसे आप रिफंड कर दो, बात खत्म करो। हाँ, जहाँ पे देखो एंट्रीज जहाँ कंबाइन हो सकती है यहाँ पे वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये जो एंट्रीज थी दोनों, आप चाहो तो उसको कंबाइन कर सकते हो, बेटर है, क्योंकि यहाँ जो टोटल अमाउंट आपने क्रेडिट किया होगा वही आप टोटल यहाँ पे डेबिट करोगे। उसमें से जितना कैपिटल में ले जाना है कैपिटल में ले जाओ, जितना रिफंड करना है साथ में रिफंड कर दो। तो ये दो एंट्रीज कंबाइन करके करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि डिफरेंट एंट्री करके दिखाओ या कंबाइन करके दिखाओ, जब अमाउंट सेम है और सही जगह पैसा जा रहा है तो आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले। अब क्या होता है, सम्स में ये लोग जो अपने क्रैकर में मॉड्यूल में देखते हैं ना, एक सम में ये लोग कंबाइन एंट्री करके दिखाते हैं, एक सम में सेपरेट एंट्री करते हैं। आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं सर यहाँ पे तो अलग बोला है, वहाँ पे साथ में कर दिया। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों मेथड्स इक्वली बराबर है, इसलिए एक सम में हमने ऑल्टरनेटिव ए करके दिखाया, दूसरे में ऑल्टरनेटिव बी, लेकिन दोनों वैलिड है। तो आपको सम करते टाइम जो स्ट्राइक हो जाए आप वो करो। यूजुअली अगर आप कर रहे होगे ना सम फ्लो में तो आप कंबाइन एंट्री ही करोगे, बिकॉज शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन आपने पूरा क्रेडिट तो किया ही होगा, तो आप वही चीज सामने डेबिट करोगे। पर डेबिट करने के बाद कैपिटल में तो उतना ही जाएगा ना जितना अलॉटमेंट होने वाला है, तो साथ ही में यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, तो वो कर सकते हो। तो मैं इंडिविजुअली समझा रहा हूँ, कंबाइंड एंट्री चलेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब अलॉट एप्लीकेशन वाला काम जो है वो तो हो चुका है, अब बात होगी आगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट वाले केस में एंट्री क्या करेंगे? देखो एप्लीकेशन में ऐसा होता है, पहले पैसा आता है, फिर हम एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में लेके जाते हैं। उसके बाद से उल्टा हो जाता है, पहले हम ड्यू कर देते हैं पैसा कि भाई अलॉटमेंट का कॉल किया है हमने, पैसा मंगवाया है और पैसा बाद में आएगा। तो एंट्री आपको ऐसी दिखेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब अभी पैसा आया नहीं है, हमने पहले ड्यू की एंट्री कर दी है। ये पहले लिखने का मतलब है कि दिस इज ड्यू, अमाउंट रिसीवेबल है, इसलिए हमने पहले लिखा है। उसके बाद पेमेंट आता है। अब जब पेमेंट आएगा तो इफेक्ट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो इन दोनों एंट्रीज का भी कंबाइन इफेक्ट क्या हो गया, बैंक टू शेयर कैपिटल। देख रहे हो, अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट तो वही है। सारी एंट्रीज का नेट इफेक्ट वही है कि आपने शेयर कैपिटल के नाम पे पैसा रेज किया है तो बैंक टू शेयर कैपिटल होने वाला है। ये सब टेम्पररी अकाउंट्स अपन सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं, जिससे रीडर को समझ में आए कि पैसे कहाँ से आए, किस बात के आए और कहाँ गए। पॉइंट क्लियर है पूरा? ठीक है, तो ये अलॉटमेंट वाला हो गया। अलॉटमेंट के नाम पे जो पैसे आने थे वो आ गए। अब यही फ्लो आगे भी चलता रहेगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में सेम एंट्रीज होंगी, सिर्फ नाम चेंज होगा। अगर इसके बाद अगर आप कॉल मनी मंगवा रहे हो फर्स्ट कॉल, तो वापस से पहले ड्यू होगा फिर पे होगा। तो पहले ड्यू की एंट्री आती है फिर पेमेंट की एंट्री आती है। सिर्फ एप्लीकेशन मनी में उल्टा होता है कि पहले एप्लीकेशन आता है फिर उसके बाद हम उसको कैपिटल में लेके जाते हैं, बाकी रिवर्स फ्लो चलता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री अगर फर्स्ट और फाइनल कॉल को मैं सपोज कंबाइन कर दूं तो फिर नाम ऐसा आएगा ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आ गया। और फिर उसके बाद जब पैसे आएंगे तो वापस से बैंक वाली एंट्री, तो बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट फिर से सेम, बैंक टू शेयर कैपिटल। अब ये फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, जो नाम है आप दे दो, फॉर्मेट वही रहने वाला है। तो इन एंट्रीज को ना लर्न करने से बेटर है आप इनका लॉजिक समझ लो, प्रेशर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि सोचना कैसे है, तो वो सोचने वाला पार्ट जो आपको बताता जा रहा हूँ आप फिर उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। हम प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रिप आई जाएगी। बोलो, ये सब चीजें रिकॉल हो रही है, क्लियर है? चलिए आगे देख ले और कुछ इफेक्ट इन्होंने दिया है नहीं, मेनली यही सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी चीज को अपन सम के थ्रू देख लेते हैं। पहला जो इलस्ट्रेशन आपको दे रखा है इलस्ट्रेशन 1, जस्ट इसके बाद ही है, वहीं से शुरू करते हैं। तो डेटा में क्या बोला है वो समझ लो, पेज 39 पे है। कंपनी ने यहाँ पे 12,000 शेयर्स इशू करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, और फेस वैल्यू है 100 रुपीज।
बाइफरकेशन आपको इसका दे रखा है, 30 रुपीज जो है वो मंगवाएंगे एप्लीकेशन पे, 40 रुपीज अलॉटमेंट, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल, और बैलेंस जो है वो फाइनल कॉल। कितना बैलेंस बच रहा है? 70, 90, 10 रुपये, 100 रुपये पूरा। फिर बोला एप्लीकेशंस जो है ना वो 13,000 शेयर्स के लिए आ गए। डायरेक्टर्स ने सोचा भाई 1000 एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट ही करनी पड़ेंगी और उनका अमाउंट जो है पूरा रिफंड करना पड़ेगा। तो पहले क्लियर कर दिया कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस का करना क्या है, प्रो रेटा वाला सम नहीं। अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा अरियर वाला पॉइंट आ गया। एप्लीकेशन मनी तो आया ही होगा सबकी तरफ से। Allotment money was duly received on all the shares and all the sums due on calls are received except 100 shares. तो डिफॉल्ट कौन से पॉइंट पे हुआ? फर्स्ट कॉल पे हुआ या अलॉटमेंट पे हुआ? अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल? अलॉटमेंट का पैसा पूरा आया। The allotment money was received duly on all the shares. ठीक है, एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। तो कॉल मनी में डिफॉल्ट 1। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी पूरा आया, अलॉटमेंट मनी पूरा आया, अरियर वाला जो पार्ट क्रिएट हुआ वो कॉल मनी पे हुआ है वैसा। फर्स्ट कॉल पे ही हो गया होगा ना। ठीक है, अब इसको आपको ट्रांजेक्शन्स को जो है रिकॉर्ड करते जाना है। तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं। क्या हुआ? हाँ तो दोनों में ही लेंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट कॉल से ही अरियर हो गया है तो जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया होगा उसने सेकंड का भी तो नहीं दिया होगा ना, वो तो इम्प्लाइड सी बात है। वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने जो एप्लीकेशन वाला कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेशन होगा यहाँ पे? 13,000 शेयर्स पे अमाउंट आया होगा और कितना था? 30 रुपीज। $3,90,000 आया। अब इस एप्लीकेशन के अमाउंट को हम लेके जाएंगे टू शेयर कैपिटल और यहीं पे रिफंड भी कर देते हैं साथ में टू बैंक। तो ये आपकी कंबाइंड एंट्री वाला इफेक्ट भी आ गया। शेयर कैपिटल वाले केस में अमाउंट जो डेबिट होगा वो तो 3,90,000 ही होगा। इसमें जो जाएगा वो 12,000 के हिसाब से जाएगा, 12,000 इंटू 30 और ये होगा 1,000 इंटू 30। ये कैलकुलेशन है। सो दिस इज 3,60,000 एंड रिफंड अमाउंट इज 30,000। ये आपका रिफंड है। अब इसके बाद अलॉटमेंट वाला, अलॉटमेंट में हम ड्यू की एंट्री पहले करते हैं। अमाउंट कितना मंगवाया? 40 रुपए। तो 12,000 शेयर्स पे 40 रुपये। अब यहाँ कोई एक्स्ट्रा पेमेंट तो आया नहीं है, तो ये सीधा सीधा अमाउंट आपका ड्यू की एंट्री। ये रिसीवेबल्स है इसलिए आपने इफेक्ट दिया। अब जब पैसे आएंगे तो अगर कोई अरियर या कुछ होता है तो वो यहाँ पे देखना होता है बैंक वाली एंट्री में। ड्यू तो पूरा ही करेंगे, वो ध्यान रखना। अलॉटमेंट तो सबने पूरा ही पे किया, तो यहाँ कोई डिफॉल्ट अरियर कुछ है नहीं। 4,80,000 रुपये पूरे आ गए।
ठीक है, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट केस, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के नाम पे पहले आप ड्यू की एंट्री करोगे। कितना पैसा मंगवा रहे थे यहाँ पे? 20 रुपए, 12,000 शेयर्स पे 20 रुपए, तो 2,40,000 रुपए रिसीवेबल है, ये आपने ड्यू कर दिए। अच्छा, पूरा पेमेंट आया है यहाँ पे या नहीं? कितना पैसा आया और कितना नहीं आया? देखो, एंट्री ऐसे होनी चाहिए आइडियली, बैंक में कुछ पैसा रिसीव होगा, हम फर्स्ट कॉल अकाउंट को रिवर्स करेंगे। ठीक है, अब रिवर्स तो पूरा ही होगा, 2,40,000। पैसा कितना रिसीव हुआ कितना नहीं हुआ, डिफॉल्ट वाला जो है उसके पास कितने शेयर थे? 100 शेयर से, तो 100 शेयर पे भी यहाँ पे आपने 20 रुपये मंगवाए होंगे, तो अल्टीमेटली 2,000 रुपये का डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसमें ऑल्टरनेटिव है। एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स क्रिएट करो। ठीक है, तो इफेक्टिवली दिखेगा कि 2,000 रुपये इसने नहीं दिए और बाकी का तो रिसीव हुआ होगा, 238 आपका बैंक में आया होगा। कॉल्स इन अरियर्स रिसीवेबल था, सामने वाले ने दिया नहीं तो हमने उसको डेबिट कर दिया। डेटर से जो पैसा आना होता है रिसीवेबल होता है, तो हम तो अभी रिसीवेबल ही दिखा रहे हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप नेट एंट्री करो, सीधा बैंक टू फर्स्ट कॉल 238। दो ऑल्टरनेटिव इन्होंने यहाँ सॉल्यूशन में दिए भी है, बट ये वाला ऑल्टरनेटिव आपके लिए बेटर है, ये यूज करना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी ये अरियर वाला सम है, आगे 4 फीचर आएगा। 4 फीचर वाले में अगर आप नेट एंट्री करते हो और ये अरियर वाला नाम नहीं दिखाते हो तो आपको रिवर्सल के टाइम पे 4 फीचर के टाइम पे कंफ्यूजन हो सकता है, उसमें फिर मिस्टेक हो सकती है। दिखता रहेगा सामने तो क्लैरिटी रहेगी जब बड़े सम में कि हाँ इतना इतना अरियर हुआ है, क्योंकि अभी इसका फर्स्ट कॉल पे अरियर है तो सेकंड कॉल पे भी होगा। तो अरियर का टोटल कितना अमाउंट बन रहा है, रिवर्सल करते टाइम 4 फीचर में कितना बैलेंस जाएगा, वो तभी क्लियर होगा जब ये सामने लिखा होगा। तो नेट एंट्री वाला ऑप्शन जो है बाद में प्रॉब्लम देगा, तो ऑल्टरनेटिव 1 इज नॉट सजेस्टेड। आप उस पर थोड़ा क्रॉस लगा देना कि नहीं ये फॉलो करना है, आप ऑल्टरनेटिव 2 फॉलो करना, जहां पे हम कॉल इन अरियर वाला नाम ओपन रख रहे हैं। ठीक है, वो ज्यादा एडवाइजेबल है, लिख के रखना। हर सम में वही पैटर्न फॉलो करो, जहां 2 ऑल्टरनेटिव्स हो आप खुद हर सम में ऑल्टरनेटिव सॉल्व मत करो, कभी इसमें ये किया कभी वो किया, तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर है कि एक ही ऑप्शन कंटिन्यू रखो। ठीक है, अब सेम चीज आगे नेक्स्ट कॉल पे बढ़ जाते हैं। फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो आप, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी उससे। 2 शेयर कैपिटल, यहां हमें मंगवाने थे 10 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,20,000 ड्यू, शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब जब पैसे आएंगे तो अगेन ये जो 100 शेयर वाला होल्डर था इसने सेकंड कॉल भी तो नहीं दिया होगा, ऐसा होगा फर्स्ट कॉल नहीं दिया सेकंड वाला दे दिया, ऐसा होता है क्या? ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया, दे देता हूँ पैसे, यूजुअली ऐसा होगा नहीं। अब अगेन 12,000 शेयर में 100 शेयर थे उसके पास अरियर वाले, जिसमें हमने 10 रुपये उससे मांगे थे, तो 1,000 रुपये का डिफॉल्ट हो गया। बाकी के 1,19,000 तो आए होंगे और ये 1,20 आपका कन्वर्ट होके चला गया फाइनल कॉल वाले अकाउंट। इसमें भी ऑल्टरनेटिव 2 कॉल्स इन अरियर्स आपको ओपन रखना, तो क्या क्लियर दिखता रहेगा कि भाई ये 1,000 रुपये अरियर में है, ये 2,000 रुपये अरियर में है, वैसा क्लियर दिखेगा। बस एंट्रीज में तो यहीं तक करना था और कुछ था नहीं। फोरफिट किया ऐसा कुछ बोला नहीं है सामने, तो 4 फीचर की कोई इफेक्ट नहीं आएगी। बात यहाँ तक खत्म हो गई कि भाई अरियर्स तक बोला था, पैसा रिसीव कैसे हमने किया वो कर दिया, तो सारा इफेक्ट इसके अंदर आ गया। बोलो कुछ कंफ्यूजन समझ आ रहा है? क्लियर है? एंट्रीज में कोई डाउट हो, कुछ नहीं लॉजिक समझ आ रहा हो तो पूछते जाना, मेन इंटेंशन वही है उसको सॉल्व कराने का। ठीक है, लिख लो फिर देख लेते हैं आगे।
वो नरेशन वाले पार्ट में नीचे बता दो तो ठीक है, अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो उसमें तो कोई इशू है नहीं। थोड़ा बहुत तो जहाँ नरेशन रिक्वायर्ड है वो नरेशन में ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट वैसा है। नहीं, बहुत डिटेल्ड नरेशन वो पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखने जाओगे तो सम कंप्लीट नहीं होगा, वो नहीं करना है। लेकिन बेसिक कैलकुलेशन जितना शॉर्ट में अब ये सब जो चीजें हैं वो अगर आप लिख देते हो तो अच्छा है, वो प्रेजेंटेशन तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन और ये सब टाइप का जो नरेशन है वो जरूरी नहीं, कैलकुलेशन पार्ट दिखा मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट इशू शेयर्स एट प्रीमियम। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज आएगा। प्रीमियम आपको पता है टेक्निकली क्या होता है, फेस वैल्यू से ज्यादा सरप्लस पैसा मंगवाया जाता है। पैसा मंगवाने का पर्पस कंपनी की गुडविल है, लोग ज्यादा पैसा देने को रेडी है, हायर प्रीमियम देने को रेडी है, तो हम चार्ज कर रहे हैं। अब कोई पैसा दे रहा है तो ले लो, फिर क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो पैसा मंगवा रहे हैं क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रहे हैं, तो प्रीमियम का पैसा कब आएगा दैट डिपेंड्स के क्वेश्चन में क्या बोला है। 90% केसेस में प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ मंगवाया जाता है। तो बाइफर्केशन आपको जो दिया होगा ना उसमें लिखा होगा कि भाई ये एप्लीकेशन मनी है, ये अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मनी इंक्लूड्स प्रीमियम। तो फिर वहां पे आपको प्रीमियम की इफेक्ट देनी होगी। अब इफेक्ट देंगे क्या, कहाँ जाएगा पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम का डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये प्रॉफिट है, एक्सपेंस है, रिजर्व है, क्या है। जब एंट्री करोगे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम या बाई सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, सामने जाएगा ना, क्रेडिट साइड पे जाएगा ना, जो अमाउंट आया है उसमें से आप एक अमाउंट से शेयर कैपिटल में लेके जाओगे, दूसरा कहाँ लेके जाओगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। रिजर्व है ये पैसा आपको मिला है, दिस इज नॉट प्रॉफिट, दिस इज अ रिजर्व। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस वाली कैटेगरी में जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी वैसे ही है। अलॉटमेंट मनी के नाम पे जो आप डेबिट करते हो ड्यू वाली एंट्री, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, बस उतना पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा आने वाला है और कुछ नहीं। अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा आया है तो यहाँ पे अगर आपने टोटल अमाउंट मंगवाया, मान लो 30 रुपीज जो है वो आपका अलॉटमेंट मनी है और 10 रुपए साथ में प्रीमियम है, तो टोटल एंट्री जो है 40 रुपीज की होगी। इसमें से शेयर कैपिटल के नाम पे 30 रुपीज जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे 10 रुपए जाएगा। सिंपल हो गया। तो ये एक एंट्री एक्स्ट्रा होने वाली है, इतना ही इफेक्ट आपको इसका ध्यान रखना है। इससे ऊपर पूरे सम में और कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का इफेक्ट आता नहीं। अब इसके ऊपर भी एक इलस्ट्रेशन बना दिया इन्होंने, ये आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो प्रीमियम वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है। ट्राई करो, पिछले सम जैसा ही है, उल्टा उससे कम एंट्रीज है। लिख के सॉल्व कर लो फटाफट। जहां नेसेसरी है शॉर्ट नरेशन रखना, बहुत लेंथी सेंटेंसेस नहीं लिखना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट बता दो कि जो अमाउंट आप लिख रहे हो कैसे गिना, वो नरेशन में मेनली वही चीज आएगी। कम वर्ड्स में प्रेजेंट कर दो, काम हो जाएगा।
बोलो सॉल्व हो रहा है? बोलो कंप्लीट। कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं समझ आया, एंट्री में कोई डाउट? कुछ पूछना हो, कोई डाउट है? कोई एंट्री में कोई क्वेरी? नहीं, क्लियर है सबको? हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आगे बढ़े। देख लेता हूँ। नहीं, तो थर्ड वाली एंट्री तुमने ड्यू की कर तो दी, टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, तो फोर्थ वाली तो ऐसे ही आएगी ना। हाँ, क्योंकि इसमें वापस तुम अगर इक्विटी शेयर और प्रीमियम कर दोगे तो डबल अमाउंट क्रेडिट नहीं हो जाएगा। हाँ, वो तो फिर बात वही हो गई कि आपने नेट एंट्री कर दी, बैंक टू शेयर कैपिटल ही कर दिया आपने, वैसे नहीं होगा। ऊपर अगर ड्यू की एंट्री ऑलरेडी की है जो करनी होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, तो अब जब पैसा आएगा तो अलॉटमेंट अकाउंट ही रिवर्स करोगे ना, क्योंकि शेयर कैपिटल में पहले क्रेडिट कर चुके हो, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी पहले क्रेडिट कर चुके हो। अब जो पैसा आया है वो जो डेबिट हुआ था उसके सामने क्रेडिट करोगे तो अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल होगा, तो नेट पैसा कहाँ जाएगा? बैंक टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वैसे बोलो और कुछ, कोई एंट्री में क्वेरी किसी को? क्लियर है? आगे बढ़े फिर, अब नेक्स्ट देखें। अगला जो टॉपिक यहाँ पे दिया है वो डिस्काउंट वाला है। डिस्काउंट में वैसे ट्रीटमेंट दिया भी नहीं है, बिकॉज जनरली तो डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड होता नहीं है। उसके बाद थोड़ी बहुत थियरी और कुछ इंडिविजुअल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो ऐसे नहीं करेंगे, अपन सम्स में सॉल्व करेंगे तो बड़े सम में वो इफेक्ट आई जाने वाला है। जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात की है, कंपनी लॉ में अपन ने देखा था कि भाई 5% मिनिमम एप्लीकेशन मनी और 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। तो जितने भी शेयर अपन ऑफर करते हैं 90% कम से कम बिकने चाहिए। अगर आपको इस चीज का थ्रेट है कि नहीं बिके तो फिर आप बेटर अंडर राइटर्स के साथ अग्रीमेंट कर लो, बचे हुए शेयर वो ले लेंगे। और अगर आपने अंडर राइटर हायर नहीं किया और 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया, जो भी इशू विंडो ओपन है उसमें,
तो आपको ये पूरा अमाउंट फिर जो है वो रिफंड करना पड़ेगा। ये सब कंपनी लॉ वाले पॉइंट्स हम देख चुके हैं, वही रिपीट है। तो इसकी थियरी अपनी जगह, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो ऑप्शंस है ये सारे अपन ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, सम्स में कहीं ना कहीं इन बिटवीन एक एक इफेक्ट आ जाएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि बिना डेटा के समझाऊंगा तो वो कंफ्यूजिंग भी लगेगा, मजा नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्स इन एडवांस। कुछ पढ़ा है इसके बारे में? पैसा मांगा नहीं तो भी सामने से दे दिया, एक इंस्टॉलमेंट मांगा, फुल पेमेंट कर दिया। हमने बोला 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए दे दो बहुत है, आपने पूरे 10 रुपए पे कर दिए। अब ये ऊपर का जो अमाउंट मैंने मांगा ही नहीं था अभी तक, वो क्या है? कॉल्स इन एडवांस। मेरे लिए तो लायबिलिटी, किसी का पैसा मेरे पास पड़ा है तो वो जिम्मेदारी होगी, लायबिलिटी है। तो कॉल्स इन एडवांस के नाम पे वो पैसा जो है वो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। जैसे जैसे फिर मैं कॉल्स करता जाऊंगा सामने सामने, इसको उसमें से सेट ऑफ करता जाऊंगा और वो अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा। वैसा ये चीजें बोली है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एक पार्ट आ सकता है कॉल्स इन एडवांस पे। 12% तक का ब्याज कंपनी दे सकती है एडवांस पे, अगर उनके प्रोविजंस में ऐसा है तो। कॉल्स इन एडवांस वाले अमाउंट पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो भी लिखा है उसमें थियरी में। डिविडेंड जो है ना, वो जितना पैसा पेड अप होता है और जितना कॉल्ड अप होता है उस बेसिस पे मिलता है। अगर 10 रुपए का एक शेयर है, मैंने अभी तक आपसे 5 रुपए मांगे हैं, तो जो डिविडेंड होगा ना वो भी आपको 5 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है पर शेयर 50 पैसे, बट वो पर शेयर ऑफ 10 रुपीज फुल्ली पेड अप। समझ आए? आपने पे किए हैं 5 रुपए, मैंने मांगे 5 रुपए थे, तो आपको मिलेगा 25 पैसा। अब किसी ने कॉल्स इन एडवांस के नाम पे पूरे 10 रुपए दे दिए हैं, अब वो बोल रहा है मुझे तो पूरा डिविडेंड दो, मैंने तो पूरे पैसे भरे। वैसा नहीं होगा भाई, हमने मांगे थोड़ी थे। जो भी एडवांस कॉल मनी आपने पे किया है उस पर अगर ब्याज का कोई प्रोविजन है आप ले लो, लेकिन डिविडेंड जो मिलेगा वो जितना हमने मांगा था, कॉल्ड अप था, उसी प्रोपोर्शन में सबको मिलेगा। तो सबको 10 रुपए के शेयर पे 5-5 रुपए पेडअप के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। किसी ने ज्यादा पे किया है तो एडवांस मनी पेड डिविडेंड नहीं मिलता है। इंटरेस्ट वाली बात अलग हो सकती है वैसे। तो ये सब थियरी वाला पार्ट है। सम्स में आपको कैलकुलेशन में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, बिकॉज इतना कुछ पूछने के लिए है कि ये बहुत बेसिक हो जाता है, इसलिए ये सब थियरी पॉइंट है। कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है अभी हमने देखा, इसकी इफेक्ट भी दे दी, तो ये हो चुका है। इन्होंने इंडिविजुअली हर चीज को टुकड़ों में समझाया हुआ है, अरियर क्या है, एडवांस क्या है, सब इंडिविजुअली। बट ये चीजें आती है समझ में एक साथ। क्या बड़े सम में पूरा डेटा होता है ना, सॉल्व करने का मजा आता है। इंडिविजुअली बताता जाऊंगा उसका सेंस नहीं, तो उसको आप स्किप करके अभी आगे बढ़ सकते हो। सम्स बहुत सारे इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए, इसमें सब आ जाएगा। पेज 47 पे जो टॉपिक है वो देख लो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें कुछ सिचुएशन बनेगी। अब इसमें ऐसा है कि जो इन्वेस्टर है उसको हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, लेकिन वो सामने पैसे नहीं दे रहा है, वो कोई असेट, कोई गुड्स, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। इसमें ना वैल्यूएशन में भी थोड़ा फर्क आ सकता है, और इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो आपको समझना है, वो देख लो। नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, पेज 48 पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। पहले तो ऐसा है, ट्रांजेक्शन में बहुत सिंपल है। असेट आ रही है और शेयर्स जा रहे हैं, नेट ट्रीटमेंट होने वाला है असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन ये भी हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, जिसने असेट दी है और जिसको हमें शेयर अलॉट करने हैं उस वेंडर का नाम बीच में अपने यूज करेंगे। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो उस तरीके से होगा कि पहले भाई हम असेट रिसीव कर रहे हैं, तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब कौन? जिसने अपनी असेट आपको ट्रांसफर किए और जो आपसे कंसिडरेशन में क्या मांग रहा है, शेयर्स मांग रहा है, तो वेंडर को क्रेडिट किया। नेक्स्ट स्टेप में उसी वेंडर को हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेंडर टू शेयर कैपिटल। अब देख लो इसमें बैंक अकाउंट आया, कहीं आएगा बैंक अकाउंट का कोई यूज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कैश का कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं ना। सामने वाले ने अपने से अपनी असेट दी और हमसे शेयर ले लिए, तो देखो जो गया वो क्या है, शेयर्स, और जो रिसीव हुआ वो क्या है, असेट। ये वेंडर तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो गया, बट शो करने के लिए कि भाई किसको हमने शेयर ट्रांसफर किया और किससे असेट आई है, एक वेंडर अकाउंट अपने बीच में टेम्परेरी यूज करते हैं, वैसा है। तो ये 2 पार्ट्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। बट इसमें बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है। जो असेट की वैल्यू है और जो शेयर्स की वैल्यू, उसमें फर्क हो सकता है। अब वहां पे जो डिफरेंस का अमाउंट है उसको कैसे ट्रीट करना है वो आपको समझना है। मान लो ऐसा है कि कंपनी ने जो असेट आपसे रिकवर की है, जो असेट आपने उनको ट्रांसफर की, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए, फेयर वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यू के थ्रू करवा लो, और हमने जो शेयर्स आपको दिए, शेयर्स की वैल्यू 11 लाख रुपए, तो डिफरेंस आ रहा है। अब ये 1 लाख रुपीज का क्या इफेक्ट है, व्हाट इज दिस सरप्लस 1 लाख रुपीज फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए ये फायदा है, नुकसान है? 10 लाख की असेट मिली, 11 लाख के शेयर दिए, फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। अभी जो 1 लाख रुपए का नुकसान है ये गुडविल है,
कंपनी के अकाउंट्स में दिस इज अ कॉस्ट, और इसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? गुडविल। गुडविल के लिए पैसे देने पड़ते हैं ना, सामने वाले गुडविल हो तो हमें उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वही होता है पार्टनरशिप में भी। और सब जगह क्या होता है, इनकमिंग पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता है, तो इनकमिंग पार्टनर के लिए तो लॉस है। सामने वाली एंटिटी क्यों मांग रही है? क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसकी गुडविल है। यहाँ पे भी सेम है, किसी को आपने 11 लाख रुपए के शेयर दिए और आपने उससे सामने असेट 10 लाख रुपए की ही ली, तो जो 1 लाख रुपए आपका ज्यादा खर्च हुआ है ना, वो सामने वाले की गुडविल की वजह से खर्च हुआ है। तो जब कंपनी की बुक्स में इफेक्ट आएगा तो इफेक्ट कैसे आएगा वो समझो। यहाँ पे अगर हम वो चेंजेस कर लें कि भाई असेट जो आई है वो 10 लाख रुपए की आई है, बट वेंडर को हमें देना कितना है? 11 लाख रुपए। तो जो डिफरेंस का 1 लाख है वो कहाँ जाएगा? वो है गुडविल। समझ आए? अब जब हम उसको अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स का, तो 11 लाख रुपए के शेयर अलॉट होंगे। ये गुडविल कंपनी के लिए कॉस्ट है, सामने वाले के लिए फायदा है, और हम कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये एक असेट के तौर पे दिख रहा है। गुडविल फिर बाद में राइट ऑफ हो जाती है, बट है तो कंपनी के लिए खर्चा। बात समझ आई? उल्टा हो सकता था नंबर्स के हिसाब से, 10 लाख रुपए की असेट है और हमने उसको 8 लाख रुपए में कन्विंस कर लिया कि हम 8 लाख के शेयर देंगे, और सामने असेट अपने को जो है 10 लाख की मिल गई। तो यहाँ पे आपका एज अ कंपनी फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कितने अमाउंट का फायदा हो गया? 2 लाख रुपए का। ये फायदा जो है 2 लाख रुपए का, इसको कैसे ट्रीट करेंगे? ये माना जाएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये दिखेगा कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपए। समझ आए? और हम वेंडर को पे कितना करेंगे? 8 लाख। क्लियर? इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो जब भी कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा, तो या तो गुडविल आ सकता है या कैपिटल रिजर्व। एट पार है तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन फायदा नुकसान है, कंपनी का नुकसान है। कंपनी ने ज्यादा पे किया तो गुडविल का पे करना पड़ा, और कम पे किया, बचत कर ली, तो कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व हो गया। दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। पॉइंट क्लियर हो गया? समझ आया? बस ये ट्रीटमेंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। सारी चीजें आपके सामने है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर? ठीक है, अगले पॉइंट पे चले। अब आ गया बड़ा टॉपिक, मेन टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज फोरफीचर। फोरफीचर और शेयर की बात कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट समझते हैं, एक सम सॉल्व करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं, तो क्लैरिटी आएगी कि फोरफीचर वाला जो कंसेप्ट है एग्जैक्टली कैसे काम करता है। अब देखो, सिंपल स्टोरी, फोरफीचर वाले केस में है क्या थियोरेटिकली, वो आपने कहीं ना कहीं सुनी है, आपको आइडिया है भी। फोरफीचर वाले केस में हम नॉर्मली ये देखते हैं कि कंपनी ने आपसे पैसे मंगवाए, एप्लीकेशन मनी मंगवाया, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। किसी पॉइंट पे हो सकता है एज एन इन्वेस्टर आपने डिफॉल्ट कर दिया कि भाई और पैसे हैं नहीं पे करने के लिए, तो कंपनी क्या करती है? इमीडिएटली आपके शेयर वेयर सब ले लेती है आपसे, या कुछ प्रोसीजर फॉलो होता होगा। प्रोसीजर में क्या होगा? आपको बार बार रिमाइंडर कॉल्स भेजे जाएंगे कि भाई आपके पैसे बाकी, आप पे कर दो। फेयर चांस तो देना पड़ेगा किसी को पे करने के लिए। अगर रिपीटेड रिमाइंडर कॉल्स के बाद भी वो पे नहीं कर रहा है, तो आप उसको फिर लीगल नोटिस दे सकते हो। लीगल नोटिस के बाद एक लास्ट वार्निंग दे सकते हो कि अब अगर आपने पैसे पे नहीं किए तो आपके शेयर्स हम फोरफिट कर लेंगे। फोरफिट करने का मतलब कि अब इन शेयर्स पे आपका कोई ओनरशिप राइट नहीं है, वो तो खत्म हो गया। अच्छा, जो अभी तक आपने पार्ट मनी पे किया है, जो इंस्टॉलमेंट्स पे किए, उन पैसों का क्या होगा? पैसे शेयर होल्डर को रिफंड कर देते हैं कि भैया आपके पैसे तो ले जाओ, शेयर तो हमने रख लिए। अगर ऐसा ही होता तो फिर हर कोई यही करेगा, शेयर बेचने का मन है तो डिफॉल्ट कर दो, 4 दिन में पैसे तो वापस आ ही जाएंगे। तो इसमें आपके शेयर भी जाएंगे और आपका पैसा भी जाएगा। ये बात समझ आ रही? आगे की स्टोरी क्या है? जो पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया, वो पैसे को कंपनी क्या कर सकती है? वो उनकी इनकम है, रिजर्व है, उसका आगे क्या यूज है? डायरेक्टर्स पार्टी कर लेंगे पैसों की। बोले चलो इसके शेयर तो रख लिए, पैसा तो सरप्लस है, आज पार्टी है। बोले क्या रीजन क्या है पार्टी का? बोले फोरफीचर। कंपनी में फिर सिस्टम बन जाएगा, फोरफीचर पार्टी रेगुलर होती रहेगी। चलेगा ऐसा? बोलो कर सकते हैं। एम्प्लॉयज बोले सर हमको भी तो बुलाओ, चलो कोई बात नहीं, मिलके पार्टी करते हैं। इस बार बहुत ज्यादा फोरफीचर हुआ है तो बहुत पैसे पड़े, तो घूम फिर के आते हैं कहीं पे। ऐसा तो होगा नहीं। तो ये पैसा जो है वो कंपनी फोरफिट कर रही है, इट इज अ रिजर्व। इसको अपने फोरफीचर रिजर्व बोलते हैं। इन पैसों का क्या यूज है, क्या कर सकते हैं? है कोई रास्ता? हाँ, एग्जैक्टली यही होता है। इसको बोलते हैं री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। कंपनी ने शेयर फोरफिट कर लिए, अब देखा जाए तो उन पे पैसा जो आने वाला था वो तो आया ही नहीं, कंपनी को कैपिटल की जरूरत तो होगी, तो फोरफिटेड शेयर्स फिर से मार्केट में री इशू कर सकते हैं। अब जब री इशू करेंगे तो कंपनी के पास एक प्रिविलेज रहेगा कि जितना पैसा फोरफीचर रिजर्व में पड़ा है, टू दैट एक्सटेंट कंपनी चाहे तो उन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। उससे ज्यादा नहीं, टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पैसा आया हुआ है। सिंपल हिसाब है, आपका शेयर मैंने फोरफिट किया,
आपने 10 रुपए के शेयर पे 3 रुपया पे किया हुआ था। अब वो शेयर अगर मैं किसी और को बेचता हूँ तो मेरे पास मार्जिन है कि मैं 3 रुपए तक का डिस्काउंट उसको दे सकता हूँ। तो अगर मैंने 7 रुपए पे भी उसको इशू कर दिया तो मेरी कैपिटल में कोई डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी, 3 रुपए वहां से यूज कर लूंगा। और अगर इससे कम डिस्काउंट देना हो तो पॉसिबल है, या डिस्काउंट 3 रुपए देना ही पड़ेगा। फोरफिटेड शेयर री इशू कर रहा हूँ, 10 रुपए पे 3 रुपए पेड थे, 7 रुपए का मार्जिन है, तो क्या मैं शेयर 9 रुपए पे, 8 रुपए पे, 10 रुपए पे इशू कर सकता हूँ, या कंपलसरी मुझे 7 रुपए पे ही बेचना पड़ेगा? कर सकते हैं। मिनिमम 7 बोला है ना, 6 पे नहीं इशू कर सकता, 8 पे, 9 पे, 10 पे करूँ चलेगा। तो फोरफीचर रिजर्व जो है उसको मुझे कितने एक्सटेंट तक यूटिलाइज करना है टूवर्ड्स री इशू, वो मेरी मर्जी है। नहीं भी यूटिलाइज करना है तो रहने दो, वो कंपनी का रिजर्व है, कंपनी में पड़ा रहेगा, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको उसको यूटिलाइज करना है। तो या तो ये पार्शियली यूटिलाइज होगा, या फुल्ली यूटिलाइज होगा, या यूटिलाइज नहीं होगा, तीनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है। आगे समझ में? तो ये सारी चीजों का इफेक्ट यहाँ पे देना है। अब जब सम्स आएंगे इस पे, तो सम्स में ये लोग सब कुछ मिक्स कर देते हैं। इसमें आपकी इशू वाली सारी एंट्रीज आ जाएंगी जो अभी अपन ने किया, उसमें कुछ प्रीमियम वाला पॉइंट भी डाल देंगे। फिर उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ सरप्लस एप्लीकेशंस आ गए होंगे, वो पॉइंट भी डाल देंगे। तो स्टार्टिंग में पैसा रिफंड कर दो, वो स्टोरी आ जाएगी। फिर कोई ना कोई एक डिफॉल्टर होगा जिसके इतने शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन मनी पे किया, फिर या तो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर जाएगा या फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कर जाएगा, ऐसी भी स्टोरी होगी। फिर अब उसने डिफॉल्ट किया है तो अरियर में पैसे डालो, अरियर में पैसे डालने के बाद फोरफीचर करना है तो शेयर कैपिटल कम करो, जो पैसा उसका अरियर में पड़ा है उसको फोरफीचर रिजर्व में लेके जाओ। फिर फोरफीचर रिजर्व बन चुका है, अब री इशू करो, अब री इशू में जितना डिस्काउंट दिया वो फोरफीचर रिजर्व में से वापस यूटिलाइज करो। तो पैसा इस तरीके से घूमता रहता है। अब अगर आपको स्टोरी कंसेप्चुअली समझ आ रही है तो ये सारी एंट्रीज को लाइन में रटने की कोई जरूरत नहीं, जो ट्रांजेक्शन बोला है वो करते जाओ। थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना पैसा आया था, कितना हाथ में है, कितना और मंगवाना है, कितना रिजर्व में से यूज करना है। अगर आप वहां पे फोकस्ड हो तो नंबर्स में गलती नहीं होगी। लेकिन एंट्री टू एंट्री सम करते जा रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, ध्यान कहीं और है, तो सम गलत हो जाएगा। अब इतने सम्स प्रैक्टिस अपन करेंगे कि आपको इनफ ग्रिप आ जाएगी कि भाई सम्स करते टाइम आपको क्या पॉइंट्स पे सोचना है। क्लियर? चलिए, अब ये सारी चीजों को लेके ना, थियरी तो अपनी जगह है, ट्रीटमेंट सब दे रखा है, बेस्ट इलाज ये है कि हम इसका एक सम सॉल्व करें। सम्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू मैं आपको बातें बहुत क्लियरली समझा पाऊंगा। खाली एंट्री समझाता जाऊंगा ना तो भारी ही लगेगा वो, जबकि इतना भारी होता नहीं है। ये समझ में मजा इसलिए आता है क्योंकि रटने वाली चीज नहीं है। सारा ट्रांजैक्शन तो दिया हुआ है सामने, सिर्फ उसका हिसाब लिखना आना चाहिए, कौन से अकाउंट में पैसा जाएगा और गिनती कैसे होगी वो आनी चाहिए। तो बहुत ओपन एंडेड टॉपिक रहता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख लो पेज नंबर 52 पे आ जाओ, बहुत बढ़िया समय है, काफी सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। पहले पूरा शांति से समझते हैं, एंट्री वाले पार्ट पे बाद में जाएंगे। पहले डेटा में समझो तो सही हो क्या रहा है। यहाँ पे हर्बल टी प्लांटेशंस करके एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है विद अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो सीधी बात है कि भाई 1 लाख शेयर्स होंगे, ये उनकी रजिस्टर्ड कैपिटल है। और इसमें से अभी तक उन्होंने कंपनी को 50,000 शेयर ऑफर किए। तो 1 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है। अभी करंटली उन्होंने 50,000 शेयर ऑफर किए हैं और 100 रुपए की फेस वैल्यू है, और प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं 20 रुपए। तो प्रीमियम वाला पॉइंट भी आ गया। पैसा किस तरीके से चार्ज किया जा रहा है उसका बाइफरकेशन दे दिया। एप्लीकेशन पे 25 रुपए, अलॉटमेंट पे 50 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए, फाइनल कॉल पे 25 रुपए। और क्लियर कर दिया कि अलॉटमेंट मनी जो मंगवाया है प्रीमियम उसी में आ गया। तो बाइफरकेशन है, टोटल मैच कर लो, 120 हो रहा है, कुछ इधर उधर तो नहीं होगा ही। वैसे सिर्फ टैली कर लो फॉर्मेलिटी के लिए। चलो क्लियर, आगे क्या बोला है वो देखना। एक सम में काफी पॉइंट्स है तो अच्छा क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स, ऑफर कितने किए थे? 50,000। एप्लीकेशन आ गया 75, सरप्लस आ गया तो कुछ रिफंड सेट ऑफ वाली भी स्टोरी बनेगी, वो आगे डिपेंड करता है डेटा में क्या बोला है। शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, इसका मतलब ये कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। 50,000 एप्लीकेशन हमने मंगवाए थे, 75,000 आ गए। अब एक ऑप्शन क्या था, 50 को अलॉटमेंट दो, 25 को घर भेज दो। 25 को घर भेजा तो भाई रिफंड ले जाओ पूरा। जब आपको कुछ अलॉटमेंट ही नहीं दिया तो आपका 1 रुपया भी हम रख के करेंगे क्या, कैसे रख सकते हैं? तो वो पहला वाला केस हो गया जहाँ पे हमने ऊपर के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके उनका पैसा रिफंड कर दिया। दैट वाज वन ऑल्टरनेटिव। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि हमने सोचा यार अच्छा नहीं लगेगा, इतने सारे लोग आ गए हैं, इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट हमें 50,000 शेयर्स के बराबर ही पैसा चाहिए,
एक काम करते हैं, ये 50,000 शेयर्स 75,000 लोगों में इक्वली बांट देते हैं। सबको एक शेयर से कुछ कम मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। अब इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि सरप्लस मनी आप रिफंड नहीं करना चाहते हो तो आप फ्यूचर कॉल्स में सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि बाद में भी सबसे पैसा मंगवाना ही है। वो गिनती अभी समझ में आ जाएगी, नंबर्स है अपने पास। अब इसमें एक इन्वेस्टर है कांति भाई, ठीक है, इनको 500 शेयर अलॉट हुए थे और इन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। 500 शेयर अलॉट हुए थे ये बोला है, अप्लाई किया था ये नहीं बोला, दोनों में फर्क हो जाता है। अगर प्रो रेटा वाला केस है तो वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी। तो अलॉटमेंट मनी उन्होंने पे नहीं किया, मतलब एप्लीकेशन मनी तो पूरा दिया होगा, ये पॉइंट है। ही ऑल्सो फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, चलो ठीक है, वो भी क्लैरिफाई कर दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। फिर एक और एप्लीकेंट है शीतल। शीतल वॉज होल्डिंग 200 शेयर्स एंड डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। देखो दो इन्वेस्टर्स है, दोनों की केस हिस्ट्री अलग है। जो कांति भाई है उन्होंने एप्लीकेशन मनी तो पे किया, अलॉटमेंट मनी पे ही डिफॉल्ट कर दिया। तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा, फाइनल कॉल भी नहीं दिया होगा, ठीक है। बट इसमें ऐसा बोला है कि फर्स्ट कॉल ड्यू होते ही उसके बाद इनके शेयर फोरफिट कर लिए गए, तो इनसे सेकंड कॉल मंगवाया होगा क्या? नहीं। तो ये सब टाइमलाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा, सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन शांति से पढ़ेंगे। शीतल वॉज होल्डिंग 200 शेयर्स एंड डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, मतलब इसने अलॉटमेंट मनी तक तो पेमेंट किया होगा, ये बात क्लियर हो गई। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, फाइनल कॉल अभी तक किया ही नहीं है। तो टाइमलाइन समझ आया कहाँ तक पहुंचे? एप्लीकेशन मनी आया, अलॉटमेंट मंगवाया, फर्स्ट कॉल मंगवाया, फाइनल कॉल अभी तक मंगवाया नहीं। ये अभी तक का केस हिस्ट्री है। एक एप्लीकेंट जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल करते ही हमने उसका फोरफीचर कर लिया। दूसरा एप्लीकेंट जो है उसने अलॉटमेंट मनी तक पेमेंट किया था, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। अच्छा, शीतल के शेयर्स फोरफिट हुए क्या? नहीं हुए। बात समझ आ रही है? तो जितना बोला है उतना ही करना है। अभी सारे ट्रांजेक्शन्स को अपने को लिस्ट करते जाना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसा बोला है वैसा। अभी आप आगे की एंट्री अननेसेसरी कर दोगे, असम्पशन लेके, वो गलत है। शीतल के शेयर फोरफिट हुए नहीं है तो उसका पैसा अभी अरियर में पड़ा होगा। कांति भाई के शेयर फोरफिट हो चुके हैं तो उसका पैसा अरियर से फोरफीचर रिजर्व में गया होगा। ये सब बातें क्लियर? चलो अब कैलकुलेशन कैसे करें वो समझते हैं। सबसे पहले तो सीक्वेंस में ही चलना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी जो है वही फॉलो करनी पड़ेगी। आपने जब एप्लीकेशन मनी मंगवाया होगा या आपके एप्लीकेशन मनी आया होगा तो वो कितना आया होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, ये होगा। आपने टोटल शेयर ऑफर किए थे 50,000, लेकिन पैसे कितने आए थे? 75,000 पे आए थे। एप्लीकेशन मनी है कितना पर शेयर? 25 रुपये। तो 75,000 पे 25 रुपीज आपने रिसीव किया होगा। कितना अमाउंट बन रहा है? 18,75,000, ठीक है। इतना पैसा आपने रिसीव कर लिया एप्लीकेशन के नाम पे। अब ये तो ओवर एप्लीकेशंस आ गए, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गए। क्या आप रिफंड कर रहे हो क्या ऊपर का पैसा? रिफंड कर रहे हो या आगे सेटल कर रहे हो? सब लोगों को हमने कुछ ना कुछ दिया। 75,000 एप्लीकेंट्स को हमने 50,000 शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे, मतलब प्रोपोर्शनेट में बांट दिए। तो हर एक शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेटली एक शेयर से कुछ कम मिला होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिला होगा। अब इन लोगों ने जो पैसा दिया है, ये शेयर एप्लीकेशन मनी के नाम पे जो भी फंड्स आए हैं, भाई हमारा तो प्रोसीजर वही है कि हम इसको शेयर कैपिटल में लेके जाते हैं, यही होता है। बट शेयर कैपिटल में सारा पैसा लेके थोड़ी जा सकते हैं, उतना ही लेके जा सकते हैं ना जितना 50,000 शेयर्स पे बनता है। शेयर्स तो 50,000 ही है ना। ये 75,000 है, ये एप्लीकेंट्स हैं। शेयर्स तो हमने 50,000 ही इनको अलॉट करना है, ठीक है, वैसा है। तो शेयर कैपिटल के नाम पे जो पैसा जाएगा वो जाएगा 50,000 शेयर्स पे 25 रुपए। कितना हो रहा है ये? करो मल्टीप्लाई, 1250। अच्छा, बाकी का जो सरप्लस आपके पास पड़ा है वो आप कहाँ लेके जाओगे? अगर रिफंड होता तो टू बैंक कर देते हैं यहाँ पे, बट रिफंड नहीं है, हम लोग उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर कॉल्स में सेट ऑफ कर रहे हैं। तो सीधा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ही इसको एडवांस में क्रेडिट कर दो। ये एडवांस है समझो जो आपके पास पड़ा हुआ है। कितना अमाउंट होगा ये? ऊपर के 25,000 एप्लीकेशन पे आया हुआ 25 रुपए अमाउंट तो ऐसे ही मिलेगा। ये हो जाएगा 6,25,000। देखो टोटल आपका टैली भी हो रहा है 1875। तो जितना यहाँ क्रेडिट हुआ था उतना सामने डेबिट हो गया। जहाँ पैसा पहुँचाना था वहाँ पैसा पहुँचा दिया।
तो अभी तक तो अपन सही चल रहे हैं। अभी अलॉटमेंट जो आपने किया है इसमें आप नरेशन, इसलिए बोलता हूँ नेसेसरी होगा, जहाँ जरूरी है लिखना ही पड़ेगा, यहाँ आपको कोट करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट है 6,25,000, दिस इज सरप्लस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट ड्यू टू अलॉटमेंट ऑन प्रो रेटा बेसिस। एक्सप्लेनेशन आप साथ में दे दो, जो चीज समझानी जरूरी है वहां नहीं लिखी तो मार्क्स कटेंगे, जो एकदम अनरिक्वायर्ड है वो फॉर्मेलिटी वाला वो नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आएगा, उन्होंने लिखा भी देखो क्लियरली, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन देयर अलॉटमेंट रिमेनिंग एडजस्टेड टूवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन पे जो होना था वो तो हिसाब हो गया, अब चलते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री होती है ना, कि भाई शेयर अलॉटमेंट पे इतना पैसा आना है। अब अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी आएगा, तो शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए वो, और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें कितना जाना चाहिए वो। अलॉटमेंट पे टोटल कितना अमाउंट डेबिट करे, कितना ड्यू है, शेयर्स कितने हैं 50,000, टोटल शेयर्स तो उतने ही है ना, और अलॉटमेंट पे आप कितना पैसा मंगवा रहे हो 50 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, 50 रुपीज ही आएगा ना, कितना हो गया ये 25 लाख होगा। ठीक है, बात समझ आई। अब इसके सामने शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा, बाइफरकेशन आप कर सकते हो। 30 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट मनी है और 20 रुपीज जो है वो प्रीमियम हो जाएगा रेशियो। तो ये होगा 15 लैक्स और ये होगा 10 लैक्स। ये ड्यू की एंट्री की है मैंने अभी, ठीक है, ये सारी ड्यू वाली एंट्री। ड्यू की एंट्री तो टोटल पे ही करेंगे ना। अब आप बोलो सर वो अलॉटमेंट मनी तो कुछ एडवांस आ गया था, बराबर है, पर वो तो बैंक वाले में सेटल होगा ना। ये तो ऐसा है कि टोटल हमारा लेना कितना बनता है पैसा, अब जब पैसा लेने की बारी आएगी तो अभी बैंक में और कितना आएगा और कितना पहले सेट ऑफ हो गया हुआ था वो तो इस ट्रांजेक्शन पे हम देखेंगे, वैसा है। और इस ट्रांजेक्शन पे एक डिफॉल्ट भी हुआ है, वो भी तो देखना पड़ेगा। देखो जो एंट्री आएगी, बैंक में कुछ पैसे आएंगे, वो तो बात समझ आ रही है। अलॉटमेंट अकाउंट रिवर्स होगा, वो भी होना है, वो बात भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कांति भाई ने डिफॉल्ट कर दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया ना उन्होंने, तो जो भी पैसा उनसे मंगवाया गया था, जो लेना था उन्होंने पे नहीं किया, वो आपको या कॉल्स इन अरियर्स में डालना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला नेट एंट्री सही नहीं है, आपको कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट तो बनाना ही चाहिए, नहीं तो हिसाब समझ नहीं आएगा। अब इसका हिसाब करे कैसे, मुझे आप ये बता सकते हो कांति भाई ने कितने रुपए का अरियर किया, आप गिन लो अपने अपने हिसाब से, 2 मिनट ले लो। मुझे ये बताओ कांति भाई ने कितने पैसों का अरियर किया, अरियर में मैं कितना अमाउंट डालूं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। गिन लो, 2 मिनट ले लो, सब गिन लो, फिर मुझे और जो आप आंसर दोगे वो कैसे गिना वो भी समझाना पड़ेगा। प्रीमियम अमाउंट का क्या, अलॉटमेंट के पॉइंट पे डिफॉल्ट हुआ तो प्रीमियम तो हमने अलॉटमेंट के साथ ही मंगवाया था, तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, इम्प्लाइड हो गया। अलॉटमेंट वाला जो कॉल आपने किया ना उसमें उसने पे नहीं किया। हाँ हाँ, प्रीमियम पोर्शन भी तो नहीं दिया होगा, ऐसे तो कोई डिफॉल्ट करेगा नहीं कि भाई प्रीमियम का अमाउंट ले लो अलॉटमेंट का अमाउंट छोड़ दो, तो जो पूरा 50 रुपये पूरा ही गया होगा ना, गया होगा तो पूरा ही गया। बोलो भाई, कुछ आया, कुछ सोचा, क्या अमाउंट आ रहा है, 18,750। बाकी और किसी का कोई आंसर, सबका आ रहा है 18,750, सबका आ गया, कैसे आया वो बता दो फिर। बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे, वो सोच।
हाँ एग्जैक्टली पहला तो यही पॉइंट है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि भाई कांति भाई को अलॉट हुए हैं 500 शेयर। कैलकुलेशन आप समझ लो। ठीक है, इसको शेयर्स जो अलॉट हुए वो है 500। तो इसने एप्लीकेशन तो ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा ना। शेयर अप्लाइड कितना होगा, क्वांटिटी, या 500 शेयर के लिए ही अप्लाई किया था इसने, पता चलेगा कुछ? वो टोटल डेटा से आपको मालूम पड़ेगा। हमने शेयर ऑफर कितने किए थे, 50,000। एप्लीकेशन कितने के आए थे, 75,000। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट है इसको 500 शेयर का हुआ है, तो इसने एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स का किया होगा ना। अलॉटमेंट इज प्रो रेटा, तो आपके सामने सेम रेशियो पे आपको गिनना है कि अगर कांति भाई को इसमें से 500 शेयर अलॉट हुए तो उसने एप्लीकेशन कितने के लिए किया होगा, 750 शेयर्स। बात यहाँ से शुरू होगी, समझ आ रहा है? काफी सिंपल चीज है, इसी रेशियो में चलेगा वैसा है। अब इसको जो शेयर अलॉट हुए 500, इसने जो अप्लाई किया 750, तो जो एप्लीकेशन मनी दिया होगा वो भी तो 750 शेयर्स पे भेजा होगा उसने। 750 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा, 25 रुपीज पर शेयर। ये मल्टीप्लाई करो, 18,750 बराबर है। ये आंसर नहीं है फाइनली, कैलकुलेशन बाकी है। अब ऐसा है, उसने 18,750 हमें पे किया था फॉर दीज शेयर्स, जब एप्लीकेशन मनी उसने पे किया। क्या इसका दिया हुआ ये पूरा पैसा एप्लीकेशन मनी के हिसाब से शेयर कैपिटल में गया होगा? ये वाली एंट्री, $18,750 पूरा गया होगा? कितना गया होगा, 500 शेयर पे गया होगा ना। उसने दिया 750 के हिसाब से था, बट हमने उसको जो अलॉटमेंट दिया तो 500 ही दिया है। तो 500 शेयर्स पे 25 रुपए जो है, आइडियली तो उतना ही लेना बनता था ना। कितना हो गया, 12,500। मतलब एक्चुअली में हमने उसको जो दिया, अलॉटमेंट दिया, उस पर तो 12,500 ही बनते हैं, लेकिन उसने पैसे कितने भेजे थे, 18,750। इस पॉइंट पे ना कांति भाई ने सरप्लस पैसे दिए थे, समझ आ रहा है? तो 18,750 में से 12,500 तो हम अलॉटमेंट में ले गए थे, बाकी के डिफरेंस के अमाउंट का हमने क्या किया था, एप्लीकेशन में ले गए थे। अलॉटमेंट में हमने कैरी फॉरवर्ड किया होगा। तो 18,750 जो उससे रिसीव हुआ था उसके दो हिस्से हो जाएंगे। 12,500 जो है ना वो एप्लीकेशन मनी है, तो ये एप्लीकेशन में सेटल हो गया। ऊपर का जो उसने 6250 दिया ना, दैट इज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। यही हुआ होगा, क्योंकि सभी का हुआ था ना ऐसा। सरप्लस पैसा हम अलॉटमेंट में लेके गए थे, वो तो सबके केस में ही किया था अपन। एंट्री काम ये यहाँ देखा ना, 6,25,000। ये 6,25,000 में वो कांति भाई का भी तो 6250 है। ये बात क्लियर हो रही? तो अलॉटमेंट मनी के नाम पे क्या उसने पूरा डिफॉल्ट किया या पार्शियल डिफॉल्ट किया? जब आपने अलॉटमेंट का कॉल किया कि अलॉटमेंट के पैसे भेजो, तब उसने कुछ नहीं भेजा। बट जब उसने एप्लीकेशन मनी दिया था ना, उसमें से उसका कुछ सरप्लस अलॉटमेंट की तरफ सेट ऑफ हो गया था, तो उतना तो डिफॉल्ट उसका कम ही है देखा जाए तो। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझो, आगे कैलकुलेशन समझते हैं। अब कांति भाई के केस में अपन बात करते हैं अलॉटमेंट मनी की। अब शेयर 500 शेयर तो अलॉट हो ही गए उसको। अलॉटमेंट मनी के नाम पे हमने उसे कितना मंगवाया, 50 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यही है ना, 30 + 20। तो हमने उसको बोला कि 25,000 रुपये आप भेज देना, आपको 500 शेयर अलॉट हुए ना, उस पर 25,000 आपका बनता है। ड्यू तो हमने 25,000 ही किया हुआ है, टोटल एंट्री चल रही थी। बट इसमें से ऑलरेडी 6250 तो वो दे चुका है, ये रहा। पिछले ही कॉल में उसने 6250 एडवांस दिया था, तो ये सेट ऑफ भी तो होगा। तो अभी उसे और लेना कितना बाकी है, 18,750। एक्चुअली ये ड्यू है, बात समझ आई? पर इसने पे किया क्या, नहीं, तो ये हो गया उसका अरियर। तो जो अरियर का अमाउंट है वो है 18,750। बात समझ आ रही? अब जितना आप क्वेश्चन को ढंग से समझोगे, उसके साथ रिलेट कर पाओगे, उतनी कैलकुलेशन आपको समझ आएगी। एकदम प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन सोचना पड़ेगा। हर चीज ना स्टेप बाय स्टेप याद नहीं करवाई जा सकती कि ऐसा हो तो ऐसा कर लेने का, वैसा हो तो वैसा कर लेने का। लोग अकाउंट्स भी ऐसे पढ़ते और पढ़ाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मतलब कितने वेरिएशन याद करके जाओगे, ऐसा हो तो ऐसा कर लेने का, वो तो याद आना चाहिए कि इसमें ये करना था। इतने वेरिएशन याद नहीं हो सकते, जो सामने लिखा है सोच सकते हो उसको, और सोचने में स्पीड प्रैक्टिस से आएगी, सीधी बात है। तो अलॉटमेंट हुआ 500 शेयर का, पेमेंट उसने किया था 750 का, 250 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा दिए हुए थे, वो ये रहे। तो एप्लीकेशन मनी तो उसका पूरा आ गया था, अलॉटमेंट का भी एक प्रपोर्शन वो दे चुका था।
अलॉटमेंट के टाइम पे हमने उसे पूरे पैसे मंगवाए, हमने बोला भाई 25,000 आपके बनते हैं, उसने बोला भाई 6250 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बाकी की 18,750 मेरे पास नहीं, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट करता हूँ। तो ये है उसका कॉल्स इन अरियर का अमाउंट। समझ आया? चलो अब देखें, अब वो जो एंट्री अपनी चल रही थी अरियर वाली, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहा, तो एक अमाउंट तो मिला 18,750। अब मुझे बताओ बैंक में कितना आया होगा और ये अलॉटमेंट में मैं रिवर्स कितना करूं? ये 25 लाख के सामने 25 लाख रिवर्स हो जाएगा? नहीं, यहाँ ऐसे ही होता है ना, जो अलॉटमेंट में डेबिट होता है वही सामने क्रेडिट होता है ना। 25 लाख पूरा रिवर्स हो जाएगा या कुछ गलत बोल रहा हूँ? क्यों नहीं, क्यों? हाँ बताओ, पहले पहले कुछ क्रेडिट किया आपने, शेयर अलॉटमेंट को रिवर्स किया होगा। हाँ बस वही वही भूलना नहीं होता है। ये दिख रहा है, शेयर अलॉटमेंट में एडवांस में कुछ क्रेडिट कर दिया था, ये तो ऑलरेडी इफेक्ट आ चुका है। हाँ वेरी गुड, ये भूलना नहीं होता है, बस यही पॉइंट था। तो आप लोग क्या है ना, 25 लाख देख के 25 लाख सामने सामने लिख देते हैं, हर सामने अपनी हैबिट हो जाती है। बट ये पॉइंट है कि 25 लाख में से 6,25,000 आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए हैं अलॉटमेंट अकाउंट में, रिवर्स हो चुके हैं। डिफरेंस कितना बचा? 1875। तो एक्चुअली में यहाँ क्रेडिट में कितना आएगा? 1875। ये बात समझ आई? यहाँ गलती से 25 लाख ले लिया ना, तो फिर वो नंबर जो है इन्फ्लेट हो गए, फिर वहां से सम आपका गलत होना शुरू हो गया। बात समझ आ रही क्यों ऐसा हुआ? ये पिछले केस में जो एडवांस मिला था उसका जो आपने ऑलरेडी इफेक्ट दे दिया था, ये उस वजह से ऐसा हुआ। अब अगर आप इफेक्ट देखो तो ये 1875 क्रेडिट, टैली ही तो करना है, 625 क्रेडिट हो गया 25 लाख, 25 लाख डेबिट, डेबिट क्रेडिट तो टैली होना चाहिए ना। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ वापस 25 लाख मत ले जाना, क्योंकि यहाँ 25 लाख लोगे फिर ये अगर आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब बैलेंसिंग फिगर ही है एक्चुअली तो बैंक अकाउंट, टैली करना है तो जितना आया है उस रास्ते से गिन लो तो भी अमाउंट मिलेगा, यहाँ से डिफरेंस ले लोगे तो भी सेम ही अमाउंट मिलने वाला है। वैसा है, इसको डिफरेंस लेके देखो कितना हो रहा है। सही है, 1856 250 बराबर आ रहा है। अब आप इसको अगर लंबे रास्ते से गिनोगे कि किसने कितना एक्चुअल में पे किया तो भी आंसर यही आएगा। बट अगर आपने दोनों सही लिखे तो आप बैलेंसिंग फिगर करके भी निकाल सकते हो। कोई क्वेरी? ठीक है, अच्छा ये कांति भाई वाला कैलकुलेशन दे देता, थोड़े से पैसों के लिए इतना परेशान किया आपने को। क्या बोले? अलॉटमेंट तक की सारी स्टोरी खत्म हो चुकी है। इसके बाद आएगा आपका फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में भी जो ड्यू है पहले आप ड्यू मंगवा लो। और ये कांति भाई वाला फोर फीचर कब हुआ था? फर्स्ट कॉल के बाद हुआ ना, तो फर्स्ट कॉल भी तो उससे मंगवाया होगा। अभी हमने इमीडिएट फोरफिट किया नहीं है, कांति भाई ने जो डिफॉल्ट किया वो हमने उसके नाम का अरियर में डाल दिया, पर यहाँ फोर फीचर नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट कॉल करेंगे उसके बाद फोर फीचर होगा, तो नेक्स्ट कॉल तो आपको वैसे ही करना है। देख लो नेक्स्ट केस में अपने शेयर फर्स्ट कॉल, ड्यू वाली एंट्री, पैसा कहाँ लेके जाएंगे? शेयर कैपिटल में। कितना मंगवाया कॉल मनी फर्स्ट कॉल पे? 20 रुपए ना, और 50,000 शेयर है तो 50,000 शेयर्स पे 20 रुपीज, 10 लाख। ठीक है, ये पैसा जो है ये ड्यू हो गया। अब पेमेंट आएगा कितना वो देखना है, तो भाई बैंक में पैसा आना चाहिए। जो आपके पास एप्लीकेशन मनी आया था उसका कुछ सरप्लस यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड हुआ है या अलॉटमेंट पे सब सेटल हो गया था? तो यहाँ पे तो कोई ऐसा पहले से पैसा आया हुआ है नहीं ना आपके पास, तो सीधा सीधा है बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल और अमाउंट है 10 लाख, यही था। अब अरियर वाला इफेक्ट कुछ आएगा, यही लेते हैं। ये कांति भाई वाला अरियर तो अपने को पता ही है। शीतल ने क्या किया? शीतल ने भी तो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया ना, कांति भाई ने पे नहीं किया, तो अरियर का अमाउंट जो होगा उसमें दोनों चीजें आएंगी ना, दोनों का हिसाब होगा यहाँ पे। पहला डिफॉल्टर कांति भाई, कितने शेयर्स थे इसके पास? 100, और पैसा कितना मंगवाया था? 20 रुपए, 500 थे सॉरी। अच्छा वो पिछले वाले कितना हो गया ये?
10,000। शीतल 200 शेयर्स 20 रुपए, 4,000। ये हो गया अरियर का अमाउंट। इन्होंने फिर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, नेट इफेक्ट दे दिया। अपने को नेट इफेक्ट देना नहीं, अपने फुल इफेक्ट देंगे, फिर बाद में गड़बड़ होगी। कांति भाई से कॉल मंगवाया तो था ना, मना थोड़ी किया। देख रहा हूँ। He also failed to pay the first call। तो कांति भाई से फर्स्ट कॉल मंगवाया तो हो गई। His shares were forfeited। तो forfeiture तो उसके बाद ही होना चाहिए। और शीतल के 200 शेयर का अलग। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। टेक्निकली तो ये वाला अमाउंट उसका अरियर में जाना ही चाहिए, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है उस हिसाब से फॉलो होना चाहिए। अरियर में नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगा? फिर बाद में जब फोरफीचर करेंगे पर यहाँ पे 990 कर दिया, वो गलत हो गया ना। चलो अपन जो लॉजिक है उसी चलते हैं ना, अपने को चेंज करें। ये अरियर वाला अमाउंट दोनों का ही जाएगा ना अरियर में, ठीक है। तो अपने यहाँ पे जो लेंगे वो अमाउंट कितना आएगा? 14,000। यहाँ पे उनकी एंट्री अपने से अलग जा रही है। उन्होंने वो कांति भाई वाला जो 10,000 का अरियर है वो यहाँ पे शो नहीं किया, बट फोरफीचर अगर उसके बाद हो रहा है तो टेक्निकली यहाँ शो करना पड़ेगा, वो एंट्री गलत है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो, हाँ ओके, वो डिफरेंस का, ठीक है। ये 14,000 लेंगे अपन, उन्होंने 4 लिया। उन्होंने शीतल वाला जो डिफॉल्ट है ना, ये वाला वो दिखाया, ये नहीं दिखाया, जबकि क्वेश्चन में खुद लिखा है कि उन्होंने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया था कांति भाई ने, उसके बाद फोरफीचर हुआ है। तो ये 10,000 रुपए का इफेक्ट है ना, यहाँ पे आना चाहिए। ये सही है, आप उसमें चेंजेस कर लेना। वही तो बात हो गई, गड़बड़ी है ना वो। तो जब ऊपर 10 लाख डेबिट हुआ तो 990 क्रेडिट किया, बाकी का 10 कहाँ गया? वो ऑल्टरनेटिव इफेक्ट आपको दिखाने गए बट वो गलत कर दिए, इसलिए बोल रहा हूँ सॉल्यूशन में मिस्टेक है। वो मॉड्यूल के समझ में है, कहीं कहीं ऐसी एंट्रीज में एरर है। अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे और आप सोचोगे वो जो बोल रहे हैं वही भगवान है, तो फिर आपका कंसेप्ट गया पूरा। तो ये गलती है उनकी। नहीं जाने दो ना, अपन ठीक कर लेते हैं ना उसको, जाने दो। उनका सॉल्यूशन अपने रेक्टिफाई करने क्यों बैठे? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को कुछ नहीं समझ आया, अब क्लियर हो गया। चलो अब आगे। अब इसके बाद ट्रांजैक्शन में तो और कुछ बचा ही नहीं है ना। फाइनल कॉल तो मंगवाया नहीं, उसकी कोई ड्यू की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि हमने कॉल ही नहीं किया। तो अब सीधा जो हिसाब होगा वो किस चीज का होगा? फोरफीचर का। फोरफीचर के लिए एक तो ये कांति भाई के 500 शेयर फोरफिट हुए, शीतल के शेयर फोरफिट किए क्या? नहीं किया ना। तो सो फोरफीचर होगा, उसमें सिर्फ कांति भाई के शेयर्स का हिसाब होगा। फ्लो में सारे शेयर मत ले लेना, 500 भी ले लिए, 200 भी ले लिए, फिर वहां गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लियर बोला हुआ है। तो कांति भाई के शेयर्स फोरफिट करेंगे तो इफेक्ट क्या आएगा? पर्टिकुलर्स की बात करें तो शेयर कैपिटल रिवर्स होगा, क्योंकि शेयर फोरफिट हो रहे हैं तो इतनी कैपिटल कम हो रही है। अगर उन्होंने प्रीमियम के टाइम पे कुछ हिस्सा दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम के टाइम पे या एप्लीकेशन के टाइम पे उन्होंने कुछ सरप्लस पैसा दिया था जो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, तो कुछ इफेक्ट तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भी गया होगा, ठीक है। एक बार के लिए लिख रहा हूँ खाली पर्टिकुलर्स, फिर कैलकुलेशन देख लेंगे तो पता चलेगा सामने क्या क्या चीजें रिवर्स होंगी। जो कॉल्स हमने मंगवाए थे अरियर में और उन्होंने पे नहीं किए, तो वो अरियर जो डेबिट किया था वो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पैसे आने वाले नहीं है। और जो पैसा उन्होंने दिया था वो कहाँ जाएगा? शेयर फोरफीचर रिजर्व। यही कैलकुलेशन होगा ना? क्लियर हो रहा है?
तो जितने शेयर्स उनको अलॉट किए थे वो कैपिटल में रिवर्स, जितना पैसा उनसे लेना बाकी था अब वो आने वाला नहीं है, तो कॉल इन अरियर जो आपने रिसीवेबल्स क्रिएट किए थे उसको सामने क्रेडिट करके हम खत्म कर रहे हैं। जितना पैसा एक्चुअली में उनसे आया है वो सारा यहाँ पे फोर फीचर वाले में जाने वाला है। जितना आपके पास यहाँ डेटा अवेलेबल है आप ये तो इजीली देख सकते हो, कॉल्स इन अरियर्स के नाम पे कितना हमने उनके नाम पे चढ़ाया था। देख लो, कॉल्स इन अरियर 2 बार डेबिट हुआ था ना। आपके पास क्या एंट्री सारी ऊपर लिखी हुई होगी तो आपके लिए उसको रिकॉल करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। एक ये कैलकुलेशन था जहाँ कांति भाई के नाम पे 10,000 रुपये हमें उनसे लेने थे, एक ये था। और इसके पहले वाला कैलकुलेशन 18,750 यही था ना। तो कांति भाई से टोटल पैसे लेने हैं और ईयर वाले, उसमें 2 चीज़ें हैं। अभी फोर फीचर खाली कांति भाई का हो रहा है तो हमें वो शीतल वाले अकाउंट से मतलब नहीं है। पहले उनसे 18,750 लेने थे जो उन्होंने दिए नहीं थे, ये वो अलॉटमेंट के टाइम पे जो शॉर्ट पड़ गए थे। फिर और फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमने उनसे 10,000 रुपये मंगवाए थे, वो भी उन्होंने नहीं दिए। तो टोटल अरियर कितना है 28,750। सही है, आपके पास सारी एंट्री लाइन में लिखी है तो आप देख सकते हो आराम से। तो 28,750 रुपये कॉल्स इन अरियर्स के नाम पे हमने जो डेबिट किया है उसमें कांति भाई का बैलेंस है। तो अब जब रिवर्सल होगा तो यहाँ पे तो वही अमाउंट आएगा ना। बोला है ना, शीतल वाला क्यों रिवर्स करूंगा कॉल्स इन अरियर्स? शीतल का अभी उन्होंने फोरफीचर किया ही नहीं है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ। अगर उन्होंने बोला होता कि शीतल के और कांति भाई के दोनों के शेयर्स इस पॉइंट पे फोरफिट हो रहे हैं तो पूरा ही कॉल्स इन अरियर सीधा बिना सोचे आप क्रेडिट कर दो, जितना भी आपका बैलेंस डेबिट हुआ था पूरा क्रेडिट कर दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला है कि अरियर में से सिर्फ अभी कांति भाई का ही हिसाब करना है। टोटल कॉल्स इन अरियर में आपने डेबिट कितना किया है वो तो देखो, आपके पास एंट्री एक लाइन में है ना। कॉल्स इन अरियर्स का कितना बैलेंस है, एक 18,750 और एक 14,000, ऐसा ही है ना। 32,750 यही है। बट ये 32,750 पूरा कांति भाई का थोड़ी है, इसमें शीतल वाला भी तो 4,000 है ना। तो बाकी का जो टोटल है वो ये रहा 28,750, समझ आ रहा है। तो ये जो कॉल इन अरियर है वो तो हमने रिवर्स कर दिया। अब दूसरा जो है फोर फीचर रिजर्व, कितना पैसा फोरफिट करे, जितना भी कांति भाई ने पे किया है फोरफिट तो पूरा ही करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग से देख लो, कांति भाई ने एक ही पेमेंट किया था, नहीं टोटल पेमेंट 18,750 स्टार्टिंग में दिया था ना। 750 शेयर्स पे 25 रुपए, ये था 18,750। ये पूरा ही हम फोरफिट कर लेंगे ना, इसमें से वापस तो कुछ देना नहीं, तो फोर फीचर रिजर्व में यही जाएगा। बोलो सही है, कुछ कंफ्यूजन इसमें क्लियर हो रहा है? अच्छा, कितने शेयर हमने उनके फोरफिट किए? 500। तो उसकी शेयर कैपिटल के हिसाब से वैल्यू कितनी होगी, डेबिट में कितना जाएगा? जितना आपने कॉल मंगवाया होगा वहीं तक ना, फाइनल कॉल तक थोड़ी जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही जाएंगे ना। क्या अमाउंट्स थे? 75। तो कितना हो रहा है पता चला? शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आएगा? आपने एप्लीकेशन मनी मंगवाया था 25 रुपए, आपने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगाया था 50 रुपए, हिसाब बता दूं वो सारा देख। 25 रुपए, 50 रुपए, फर्स्ट कॉल किया था ना 20 रुपए, कितना हो रहा है ये? 95। और 95 में से 20 रुपए जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम था और 75 जो है वो कैपिटल का था। बात समझ आ रही? अब जब रिवर्सल करोगे तो भी तो ये रेशियो में होगा। क्लियर हुआ? तो 500 शेयर पे, 500 शेयर अलॉट हुए थे ना उसको, 500 शेयर पे 75 कैपिटल वाला वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 37,500। और 500 शेयर पे 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का वो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपये। टैली हो रहा है? देख लो, टैली हो रहा है? हाँ ये पॉइंट है ना। रुको, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे कुछ ना कुछ तो आया भी होगा, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ तो आया ही होगा, पूरा नहीं आया होगा लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे भी कुछ पैसा आया होगा, पॉसिबिलिटी है। रीजन बीइंग एप्लीकेशन मनी पे ही सरप्लस आ गया था, हमने उसको अलॉटमेंट में पास ऑन किया था और अलॉटमेंट में हम प्रीमियम के साथ पैसा मंगवा रहे थे, तो वो पॉसिबिलिटी है। अब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का पैसा आ गया होता वो आगे वाले एक सम में उसका इफेक्ट है। अभी के लिए वो पॉइंट एक बार होल्ड कर लो। सर पहले ना जो कॉल मनी मंगाया 30 रुपीस को पहले उसमें सेट ऑफ करते उसके बाद सिक्योरिटी
हाँ हाँ, वो ऑप्शन है कि भाई पहले आप अलॉटमेंट में सेट ऑफ करो फिर प्रीमियम में करो। ये प्रीमियम वाला जो पॉइंट बोल रहे हैं अभी सब में एक बार होल्ड पे रखो, अगले एग्जाम में आने वाला है, मैं आपको बताता हूँ, इसको पेंडिंग रखो। ये पॉइंट अभी क्लियर है, तो मिक्सअप नहीं करते, वो इफेक्ट है एक क्रैकर के एग्जाम में उन्होंने पूछा हुआ है, उसमें मैं समझा दूंगा। नंबर्स के साथ रहेगा तो बताना बेटर रहेगा और कुछ नहीं। तो ये वाला आपका अमाउंट आ गया, कैपिटल का रिवर्सल, ये प्रीमियम का रिवर्सल, ये जितना जितना उसने मंगाया था उसने दिया नहीं, और ये जो उसने दिया था हमने फोरफिट कर लिया। ये टैली हो गया, तो यहाँ पे आपका फोर फीचर कंप्लीट है। अब शीतल वाला जो ट्रांजेक्शन है वो अभी तक हुआ नहीं है, तो हमने उसकी कोई इफेक्ट नहीं दी। फाइनल कॉल मंगवाया नहीं तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं दी। तो सम में जितना बोला था उस ट्रांजेक्शन में से अभी कुछ करना बाकी नहीं है। क्लियर, ये समझ आ गया इफेक्ट? बोलो, कुछ डाउट हो पूरे सम में, कुछ भी नहीं समझ आया हो? पूरा देख लो स्टार्टिंग से एंड तक एक बार। कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको इंडिविजुअली कोई एंट्री नहीं क्लियर है, अमाउंट कहाँ से बना वो नहीं क्लियर है, तो वो समझा देता हूँ, बाकी सम कंप्लीट है। वो प्रीमियम वाला पॉइंट आ जाएगा, वो एक सम में है, मुझे ध्यान में है, तो वो कवर हो जाएगा। बोलो, कोई एंट्री में डाउट? सारा कैलकुलेशन क्लियर है, समझ आया? अच्छा सम था, बड़ा क्वेश्चन है। एक बार घर जाके आप ये सेम सम पूरा ट्राई करना, खुद से बैठ के स्टेप वाइज कैलकुलेशंस करके देखना, और ये जितने कैलकुलेशंस अपन इन बिटवीन बताते जा रहे हैं सारे वर्किंग नोट्स में मेंशन करना। साइड पे जो लिखे हुए हैं ना ये सारा कैलकुलेशन, ये सब प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये वर्किंग नोट्स में बना के रखना और रेफरेंस दे देना, रेफर वर्किंग नोट करके। चेक करने वाले को क्लियर समझ आना चाहिए कि अमाउंट कहाँ से लाए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक नोट छोटा सा बना के उसको रेफरेंस दे दो, तो ये पूरा सम प्रैक्टिस करके आओ। फिर आगे के जो सम्स है क्रैकर के अपने कल सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपका क्या है वो सम्स का फ्लो आ जाएगा, क्योंकि ये जो सोचना है कहाँ से क्या अमाउंट आया क्या नहीं, वो जितना आपको क्लियर होगा, क्विक होगा, उतना सम्स में फिर उसका इफेक्ट आएगा। समझ आया? क्लियर दोस्तों? फिर आगे और इसमें अभी और कुछ नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज ये सम प्रैक्टिस कर लो, इसके बेसिस पे फिर और क्रैकर के सम्स आगे प्रैक्टिस करेंगे, फिर री इशू वाले पॉइंट पे जाएंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे तो बेटर रहेगा। ये टॉपिक मेन है और एक री इशू वाला पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है। री इशू में स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, यहाँ तक तो आना ही है, फिर इसी फोरफिटेड शेयर को आगे जब बेचते हैं तो उसका ट्रीटमेंट ऐड होता है। इतना अगर आपने सीख लिया तो इसमें आपके क्रैकर के सारे सम्स कवर हो जाएंगे और उसी टाइप की एंट्रीज आती रहेंगी। सिर्फ नंबर्स में कैलकुलेशन चेंज होगा। 10 से 12 क्वेश्चंस फोर फीचर और री इशू वाले पे है, वो सारे अपने सॉल्व कर ही लेंगे ताकि आपके ग्रिप आ जाए, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम ना। मोस्ट रिपीटेड टाइप जो है वो यही वाला है, फोर फीचर एंड री इशू। क्लियर है? ठीक है, बस इतना रखो, इसमें काफी है। अभी क्रैकर में से मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं सम्स एक बार आज वापस गो थ्रू कर लेता हूँ, लास्ट टाइम कराए थे सारे, मुझे एकदम ऐसे मुंह पे याद नहीं है। तो जो इफेक्ट सेम इफेक्ट वाले सम्स होंगे मैं आपको कल बता दूंगा। मीनवाइल आप खाली ये वाला वापस प्रैक्टिस कर लेना, काफी है।